राम राम एवरीबॉडी। सब जगह एडमिट हो गया। चलो ठीक, झंझट खत्म। नया टॉपिक लिखे, प्रीपोजिशंस। देखो, प्रीपोजिशंस को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज अ वर्ड विच रिलेट्स a noun or a pronoun with some other word in the sentence. That other word
that other word could be a noun, a pronoun, a verb, or an adjective. क्या बेटा? तो देखो फिर से एक बार समझ लो। प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका काम होता है नाउन से प्रोनाउंस को, जो कि उनका ऑब्जेक्ट होते हैं, दूसरे वर्ड से रिलेट करना। जिस दूसरे वर्ड से प्रेपोजिशंस अपने ऑब्जेक्ट को रिलेट करते हैं, वो दूसरा वर्ड कोई नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई वर्ब भी हो सकती है, या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है। किस तरीके से, एक एग्जांपल से समझ लें। द मैन इन द कार shouted at the boy standing standing near the shop। अब जैसे ये सेंटेंस हमने लिखा, द मैन इन द कार शाउटेड एट द बॉय स्टैंडिंग नियर द शॉप। अब इस सेंटेंस में देखो, एक प्रेपोजिशन है इन, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कार। फिर एक प्रेपोजिशन है एट, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, द बॉय लिख लेना, एट द बॉय, इसका ऑब्जेक्ट है द बॉय। फिर एक प्रेपोजिशन है नियर, इसका ऑब्जेक्ट है द शॉप। तो ये जो प्रेपोजिशंस हैं जिनके साथ हमने ये ऑब्जेक्ट्स लिख रखे हैं, नाउन से प्रोनाउंस, कार, बॉय, शॉप, सब नाउन है, ठीक है। अब ये प्रेपोजिशन नाउन्स को किसी न किसी दूसरे वर्ड से रिलेट कर रही होंगी। जिस दूसरे वर्ड से रिलेट कर रही होंगी वो कोई नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडजेक्टिव होगा। अब अगर हम देखें तो ये इन प्रेपोजिशन इस कार को, जो कि एक नाउन है, एक दूसरे नाउन मैन से रिलेट कर रही है, ठीक है। ये जो एट प्रेपोजिशन है वो उस ऑब्जेक्ट बॉय को, जो कि एक नाउन है, एक वर्ब शाउटेड से रिलेट कर रही है। ये जो नियर प्रेपोजिशन है, ये शॉप नाउन को एक नॉन फाइनाइट वर्ब है स्टैंडिंग, हालांकि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है तो हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे, एक एडजेक्टिव से रिलेट कर रही है। तो जो नियर प्रेपोजिशन है वो अपने ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव स्टैंडिंग से रिलेट कर रही है। ध्यान देना, ये स्टैंडिंग मेन वर्ब नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, विच बॉय। तो स्टैंडिंग एडजेक्टिव है, शाउटेड वर्ब है, मैन नाउन है। तो सबसे पहले लिखी गई प्रेपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट कर रही है, दूसरी प्रेपोजिशन एक नाउन को दूसरे एक वर्ब से रिलेट कर रही है, और तीसरी प्रेपोजिशन जो है वो एक नाउन को एक एडजेक्टिव से रिलेट कर रही है। तो प्रेपोजिशंस का काम होता है कि नाउन्स का रिलेशन शो करना सेंटेंस के दूसरे वर्ड से, ठीक है। जैसे इन प्रेपोजिशन जो होती है वो रीजन और एरिया की प्रेपोजिशन होती है, तो इसका मतलब ये जो मैन है ना वो कार एरिया के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब इन प्रेपोजिशन ये रिलेशन शो करती है। एट प्रीपोजिशन टारगेट के लिए, पॉइंट्स के लिए यूज होती है। कोई पर्सन अगर शाउट कर रहा है ना, तो किस पर शाउट कर रहा है, टारगेट उसका कौन है, तो वो एट प्रीपोजिशन ये शो कर रही है कि बॉय जो है वो शाउट एक्शन का टारगेट है। नियर जो प्रेपोजिशन होती है प्रॉक्सिमिटी शो करती है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब नजदीकी, ठीक है। तो वो जो पर्सन है, वो जो शॉप है और वो जो बॉय है, ठीक है, स्टैंड कर रहा है, लेकिन स्टैंडिंग की उसकी पोजीशन किसके पास है, तो ये बताने के लिए हमने नियर लिख दिया। तो अलग अलग प्रेपोजिशंस अलग अलग रिलेशन शो करते हैं, वो खैर धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन बेसिक ये होता है कि प्रेपोजिशन का काम होता है नाउन से प्रोनाउंस को दूसरे वर्ड से रिलेट करना। वो दूसरा वर्ड नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल समझना, जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, द मैन वॉकड डैश द पार्क। द मैन वॉकड डैश द पार्क। अब यहाँ देखो, हमने एक वर्ब लिखी वॉक और एक नाउन लिखा पार्क। अब ये नाउन जो है ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, वर्ब इंट्रांसिटिव है, ठीक है, वॉक वर्ब इंट्रांसिटिव होती है।
अब चूंकि ये वर्ब इंट्रांसिटिव है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा किसी न किसी प्रीपोजिशन का। अब वो जो हम प्रीपोजिशन लिखेंगे वो प्रीपोजिशन क्या करेगी, इस पार्क नाउन का और इस वॉक एक्शन का रिलेशन शो करेगी कि इस एक्शन में और इस नाउन में रिलेशन क्या है। अगर हम देखें तो मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं। मान लो कोई पार्क है और कोई पर्सन है, वॉक करने का एक्शन जो है वो इस पार्क के अंदर, मतलब इस एरिया रीजन के अंदर परफॉर्म कर रहा है, तो इन आ जाएगा। सर्कुलर मोशन में इसके चारों तरफ या इसके अंदर वॉक कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर है या अंदर है, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में तो राउंड आ जाएगा। पार्क के पास में ही कहीं पे वॉक कर रहा है, नियर आ जाएगा। कोई पर्सन है पार्क में था, पार्क से वॉक करता हुआ कहीं और चला गया, फ्रॉम आ जाएगा। कहीं और था वॉक करता हुआ पार्क में आ गया, टू आ जाएगा। कहीं से पार्क की तरफ वॉक करता हुआ गया, पहुंचा कहाँ ये पता नहीं, मतलब हमें फाइनल पॉइंट नहीं पता, टूवर्ड्स आ जाएगा। कोई पर्सन था वॉक करता हुआ आया, पार्क को पार करके चला गया, अक्रॉस आ जाएगा। तो वहां पे जो भी हम प्रीपोजिशन लिखेंगे वो प्रीपोजिशन उस नाउन पार्क का और इस वॉक एक्शन का रिलेशन शो करेगी। अब हमें पता है कि मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल रिलेशंस पॉसिबल हैं, तो इसका मतलब मल्टीपल प्रीपोजिशन भी पॉसिबल हैं। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि प्रीपोजिशन को लेकर एक अक्सर कॉन्सेप्ट होता है कि लोग कहते हैं प्रीपोजिशन फिक्स होती है। प्रीपोजिशन कभी फिक्स नहीं होती, इंग्लिश में कुछ भी फिक्स हो सकता है, प्रीपोजिशन कभी फिक्स नहीं होती। तो जो भी पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा उसको सुनना, समझना, याद करने की कोशिश कम करना। समझ जाओगे सीख जाओगे तो नए क्वेश्चन भी अपने आप हो जाएंगे, नहीं तो फिर नए क्वेश्चन परेशान करते हैं। तो जो चीजें बताई जाएंगी इस पूरे चैप्टर में उनको सीखना समझना, याद करने पे फोकस कम। और फिक्स प्रीपोजिशन कभी नहीं होती, दुनिया में कुछ भी फिक्स हो सकता है, ठीक है। प्रीपोजिशन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज होती रहती है, कॉन्टेक्स्ट वेरी करते हैं पर्सन प्लेस पीपल के हिसाब से, तो सारी प्रीपोजिशन भी वेरी कर जाती हैं। चलो डेफिनेशन हो गए इसके, अब सीधे यूजेस पे आ जाते हैं। देखो शुरुआत करते हैं यहां से। दे हैव अटैक्ड ऑन इनोसेंट पीपल। दूसरा, वी हैव faced with many problems here. Most students will qualify in these tests easily. The man could not access to that file. They have attacked on innocent people. We have faced with many problems here. Most students will qualify in these tests easily, and the man could not access to that file. चलो लिख लिया तो आ जाओ डिस्कशन शुरू करें। वरी लेस, खड़ा हो, क्या लिख रखा है पूरा ना, मैं पढ़ता हूं ना, तू खड़ा हो। वरी लेस लव मोर, ये बीमारी लग गई तुम्हें भी, पढ़ाई नहीं, अनपढ़ बिना पढ़े क्यों खरीद ली फिर। कोई एंट सेंट लिख दे तो पहने पहने घूमता रहे उसे। मान लो बिना पढ़े लिखे तुमने खरीद ली पूरी टी शर्ट और कोई इस एंट सेंट बात लिख दे तुम उसको पहने पहने घूमते रहो। हाँ, चलिए बता सही है गलत।
पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं पाई, इंग्लिश में लिखा था इसलिए। है, ये बता सही है गलत? एक आदमी था, एक जगह इंटरव्यू देने गया, तो वहां पे उन्हें पढ़े लिखे आदमी की जरूरत थी। तो जो भी इंटरव्यू लेने वाला पर्सन था, तो उसने कहा देखो भैया, उसको शकल सूरत से लगा है देहाती, ऐसे तो इसे पढ़ना लिखना आता नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आ ही गया था। तो उसने पूछा देखो भाई, पहले बता देते हैं, हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो लिख पढ़ लेता हो इंग्लिश, मतलब लिख पढ़ लेता हो इंग्लिश हिंदी जो भी चाहे। तो उसने कहा मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसने कहा मैं पढ़ नहीं पाता, लिख लेता हूँ। ठीक है। तो जो इंटरव्यूअर था, जो इंटरव्यू ले रहा था, उसको बड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसा मुश्किल है, ऐसे लोग आपको बहुत से मिल जाएंगे जो पढ़ लेते होंगे लेकिन लिख नहीं पाते होंगे। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा मिला पहली बार जो लिख लेता है लेकिन पढ़ नहीं पाता। तो उसको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, उसने कहा यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो, दुनिया है अजूबों से भरी पड़ी है, कुछ भी हो सकता है कहीं भी। तो उसने कहा फिर लिखो कुछ। ठीक है। उसने उससे कागज लिया, पेन लिया, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, उसने 4-5 पेज लिख दिए। तो उस आदमी ने कहा बस बस अब बंद करो, अभी इसको पढ़ भी दो। उसने कहा देखो मैंने पहले ही कहा था पढ़ना नहीं आता। उसने कहा मैंने पहले ही बता दिया था मुझे पढ़ना वढ़ना नहीं आता, लिखवाए मेरे से कुछ भी लो, मैं लिख दूंगा। ठीक है। ठीक है। दे लाइन खींचे, दे लाइन खींचे, लिख बैठा उसने। अब तो खुद ही नहीं पता अंडरस्टैंड क्या लिख दिया होगा उसने। ठीक है, जब पढ़ना आता ही नहीं तो बता ही नहीं पाएंगे मैंने क्या लिखा है। अब बता। हाँ, ऐट आएगा। हाँ ठीक है, दूसरे में। तो ये छोड़, ये बता वर्ब कितने, वर्ब जो होती हैं वो ट्रांसिव इंट्रांसिव होती है, हम कैसे पता लगते हैं कोई वर्ब ट्रांसिव हो गया इंट्रांसिव? इंट्रांसिव का तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, ठीक है बढ़िया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पता लगाओगे ऑब्जेक्ट है या नहीं है? नाउन का कॉम्प्लीमेंट होगा तो? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ऑब्जेक्ट होगा? नहीं होगा। तू पूछ रहा है कि बता रहा है, ससुर क्या कर रहा है, क्या बता रहा है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, ये बता रहा है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसिव है, नहीं लिखा है इंट्रांसिव है, तो बता ही दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है कौन सा नहीं? तुम भी वही हो, लिख लेते हो पढ़ नहीं पाते हैं। देखो बड़ी छोटी सी बात है, कोई भी वर्ब जिसके बाद में व्हाट या हुम का रिप्लाई लिखा है वो ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वर्ब ट्रांसिटिव है, नहीं लिखा तो इंट्रांसिटिव है। मैं एक बार फिर से एक बार समझा देता हूं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही डाइड डैश दम। ये बेसिक्स हैं, वर्ब में सारे डिस्कस कर रखे हैं, बस यहाँ पे एक बार इनकी जरूरत पड़ रही है रेफरेंस के लिए, तो फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। अब जैसे हमने लिखा ही डाइड डैश दम, ही किल्ड डैश दम। ठीक है। अब डाई वर्ब हैपनिंग है, हमने पढ़ा कि जितनी भी वर्ब हैपनिंग होती है वो सारी इंट्रांसिव होती हैं। तो ये वर्ब इंट्रांसिव है। इंट्रांसिव होने का मतलब ये जो देम है ना, वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, और हमें यहाँ पे प्रिपोजिशन का यूज करना पड़ेगा इस वर्ब को, इस नाउन को रिलेट करने के लिए। अच्छा, किल वर्ब जो है डूइंग वर्ब है। अच्छा, ऐसा नहीं कि डूइंग वाली सारी वर्ब ट्रांसिव होती हैं, लेकिन जिन वर्ब्स के बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई लिखा हो या लिखा जा सकता हो वो ट्रांसिव होती हैं। ठीक है। अब जैसे हमने लिखा ही किल्ड, तो अगर उसने किल किया तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा जो किल हुआ होगा। तो इसके बाद में हमें हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़ेगी, ही किल्ड हुम डिड ही किल। तो ऐसी वर्ब्स जिनके बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई लिखा हो या लिखा जा सकता हो वो ट्रांसिव होती हैं। ट्रांसिव वर्ब्स के बाद में डायरेक्ट उनका ऑब्जेक्ट आ जाता है, जो भी व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, तो फिर हमें प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब वो प्रीपोजिशन जो हम यूज करेंगे वो क्या करेगी, वो इन दोनों वर्ड्स का रिलेशन शो करेगी। और अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, तो प्रीपोजिशंस वेरी करती हैं सिचुएशन के हिसाब से। मल्टीपल प्रीपोजिशंस ऑप्शन में ऑप्शन हो सकती हैं, विद देम, फॉर देम, बिफोर देम, बिकॉज ऑफ देम। अकॉर्डिंग टू देम। मतलब प्रीपोजिशंस होती हैं वो रिलेशन शो करती हैं, मल्टीपल रिलेशंस पॉसिबल होते हैं, तो मल्टीपल प्रीपोजिशन पॉसिबल होती हैं। ये जो लोग कहते हैं प्रीपोजिशन फिक्स होती है, वो एक ही ऑप्शन बता के बस कहानी खत्म, डाई के साथ ऑफ आएगा बस खत्म। ठीक है। तो अब यहाँ पे कहानी क्या है कि ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया था ना, अब हमें फिर से इसकी जरूरत पड़ रही है यहाँ पर इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, कि किसी भी वर्ब के बाद अगर व्हाट या हुम का रिप्लाई लिखा हो या लिखा जा सकता हो तो वर्ब ट्रांसिटिव होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो। अगर कोई वर्ब हैपनिंग है तो हमेशा इंट्रांसिटिव होगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख नहीं पाएंगे। ठीक है।
अब जैसे हमने लिखा दे हैव अटैक्ड, whom have they attacked, what have they attacked, तो अगर इस वर्ब के बाद व्हाट या whom के रिप्लाई की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब ये वर्ब ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो, ये प्रिपरेशन ऑन गलत हो गई। दे हैव अटैक्ड इनोसेंट पीपल। फिर हमने लिखा वी हैव फेस्ड व्हाट हैव वी फेस्ड, अगर हमने कुछ फेस किया है तो क्या फेस किया, कुछ तो ऑब्जेक्ट रहा ही होगा। तो ऐसी वर्ब्स जिनके बाद हमें व्हाट या whom के रिप्लाई की जरूरत पड़ जाए वो ट्रांसिटिव होती है, उनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो, मैनी प्रॉब्लम्स, ये विद गलत हो गया। फिर हमने लिखा मोस्ट स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई, व्हाट विल दे क्वालिफाई, अब व्हाट का रिप्लाई यहां भी चाहिए, अगर क्वालिफाई करेंगे तो कोई तो ऑब्जेक्ट होगा जिसे वो क्वालिफाई करेंगे, तो ये वर्ब भी ट्रांसिटिव हो गई, तो दिस टेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये इन प्रिपरेशन गलत हो गई। फिर हमने लिखा द मैन कुड नॉट एक्सेस व्हाट कुडंट ही एक्सेस, ठीक है। अब व्हाट का रिप्लाई यहां भी चाहिए, तो ये वर्ब भी ट्रांसिटिव हो गई, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो दैट फाइल, दिस प्रिपरेशन गोज रॉन्ग। तो ये जितनी हमने वर्ब्स लिखी हैं सारी डूइंग वर्ब्स हैं, एक्सेस, क्वालिफाई, फेस, अटैक, सारी वर्ब्स डूइंग है। तो जो डूइंग वर्ब्स होती है वो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों ही हो सकती हैं। अगर उनके बाद हमें व्हाट या whom के रिप्लाई की जरूरत पड़े तो सारी ट्रांसिटिव होती हैं, तो उनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो, प्रिपोजिशंस नहीं। तो ये जो हमने प्रिपोजिशन लिख रखी थी ना ये गलत थी। जैसे ये प्रिपोजिशन इन वर्ब्स के साथ में गलत हो गई, वैसे कुछ और वर्ब्स होते हैं उनके साथ भी गलत हो सकती हैं। डोंट यूज prepositions with the following verbs, with the following verbs: reach, resist, attack, afford, order, demand, ask, tell, beg, beg छोड़ो, join, meet, invite, welcome, wish, thank वगैरह वगैरह। request, answer, access, approach, control, blame, sign, face, lack, want, marry, enter, investigate, resemble, pervade, penetrate, pass, qualify, comprise, await, explain, describe, discuss। अब देखो ये कुछ ऐसी कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं, एक बार लिख लो फिर इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ मैं।
देखो वैसे तो इन वर्ब्स को ध्यान ही रखना है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इन्हें और डिस्कस करें, जैसे सबसे पहली वर्ब हमने रीच लिखी ना, इस रीच वर्ब का मतलब होता है अराइव एट। तो ये जो हम एट प्रिपरेशन इसके साथ लिख रहे हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है, गलत है, ठीक है, बिकॉज इट मीन्स अराइव एट, हेंस देयर इज नो नीड टू यूज एट विद रीच, इट गोज रॉन्ग। इसमें एक वर्ब हमने कहीं पे लिखी होगी अवेट, फॉर, अवेट के साथ में फॉर प्रिपरेशन लिखकर एरर आती है, लेकिन अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, हेंस देयर इज नो नीड टू यूज फॉर विद अवेट। इसी तरीके से एक बार इसमें टेल लिखी होगी, ये जो टेल या टोल्ड होता है ना, इसके साथ पेपर में अक्सर टू लिख के एरर आता है। अच्छा, टोल्ड का मतलब सेड टू ही होता है, हेंस देयर इज नो नीड टू यूज टू विद टोल्ड। या वर्ब हमने इसमें एक लिखी है एंटर। एंटर का मतलब वैसे तो एक्सेस करना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझने के लिए हम इसका मतलब मान लेते हैं गो या कम इनटू। So the into is understood in its meaning. That's why it is not necessary to use into with enter. It goes wrong. फिर हमने एक वर्ब लिखी होगी इसमें comprise, इसके साथ भी ऑफ लिख के एरर आता है। The word comprise itself means consist of. Hence there is no need to use of with it. फिर हमने उसमें एक वर्ड और लिखा होगा despite. Despite के साथ भी ऑफ लिख के एरर आता है। But the word despite itself means in spite of. Hence there is no need to use of with it. उसी में हमने एक वर्ड लिखा होगा investigate. इसके साथ भी into preparation लिख के एरर आती है, बहुत बार आती है, investigating into the matter वगैरह वगैरह। But the word investigate itself means look into. Hence there is no need to use into with investigate. उसमें हमने एक वर्ब लिखी है describe. Describe, discuss और discuss. अब देखो discuss का मतलब होता है talk about. The word discuss itself means to talk about. तो जैसे अगर हमने discuss के साथ में about लिखा, it goes wrong. उसी तरीके से explain का मतलब होता है tell about. Explain के साथ में about preparation लिख कर एरर आती है. But the word explain means to tell about. Hence there is no need to use about with explain. Describe का मतलब भी tell about ही होता है। अगर हम डिस्क्राइब के साथ में अबाउट लिख देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, इट मीन्स टेल अबाउट। देयर इज नो नीड टू यूज अबाउट विद डिस्क्राइब। ऑर्डर देखो, एक वर्ब लिखी, ऑर्डर क्या लिखी है इसमें, डिमांड। देखो जैसे हमने डिमांड वर्ब लिखी है ना, तो इसके अंदर फॉर प्रिपोजिशन लिख कर रहता है, दे आर डिमांडिंग फॉर मनी, ऐसे कुछ। बट द डिमांड इटसेल्फ मीन्स टू आस्क फॉर, हेंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू यूज फॉर विद डिमांड। अब ये जो हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा है ना, डिस्कस किया है, ये हालांकि हो सकता है याद रखने का सही तरीका हो, बट इट इज नॉट लॉजिकल एट ऑल। ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। तो ये सब ऐसे ही है, बकवास। ठीक है, मतलब ये लॉजिकल नहीं है, केवल याद रखने का एक तरीका है, ये सही ऐसा कुछ नहीं है। एंटर ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए उसका प्रिपरेशन नहीं आती, उसका मतलब गो इनटू या कम इनटू है, इस वजह से नहीं आती, मतलब ये वजह नहीं है उसकी प्रिपरेशन नहीं आने की। या टोल्ड ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए टू नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि सेट टू इसका मीनिंग है तो इसलिए नहीं आएगा। तो ये इन वर्ब्स के साथ प्रिपरेशन सीधी वजह से इसलिए नहीं आती कि सारी ट्रांसिटिव वर्ब। खैर, और देखो कहानी से समझते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, एक काम करना है, इसमें दो वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट छूट रही हैं। एक लिखना है स्ट्रेस और एक लिखना है एम्फेसाइज। देखो जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, दे डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर। तो तीसरा, दे लेड नो स्ट्रेस ऑन दैट मैटर।
देखो ये जो हमने डिड नॉट लिखा है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो स्ट्रेस हो गया मेन वर्ब, ठीक है। यहाँ पे लेट जो है ना मेन वर्ब है और नो है डिटर्मिनर, तो अगर ये मेन वर्ब है और ये डिटर्मिनर है तो इसका मतलब स्ट्रेस वर्ब नहीं है, अब नाउन है। अब स्ट्रेस एक नाउन है, दैट मैटर एक नाउन है, हमें इन दोनों नाउन्स को रिलेट करना है, तो जो हमने ऑन प्रिपरेशन लिखी है सही है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेस है वर्ब। अब जैसे हमने लिखा था डिड नॉट स्ट्रेस व्हाट डिड द नॉट स्ट्रेस, तो व्हाट का रिप्लाई चाहिए, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ट्रांसिटिव वर्ब होने की वजह से इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ये ऑन गलत हो गया। तो अगर हम ऐसे लिख दें दे डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर तो ऑन गलत है। अगर हम लिख दें दे लेड ऑन नो स्ट्रेस ऑन दैट मैटर तो ये सही है। तो ये समझ लेना कि एक जगह वो वर्ब है, एक जगह नाउन है। अब जैसे हमने लिखा कि इन वर्ब्स के साथ में हमें प्रिपरेशन नहीं यूज करनी है, वर्ब्स। अब इनमें एक वर्ड होगा, कहीं पे लिखा होगा डिस्पाइट, ठीक है। जहां कहीं भी लिखा हो उसको अपना मार्क कर लेना, वो कोई वर्ब नहीं होता, वो प्रिपरेशन होता है। लिखा ही नहीं क्या? डिस्पाइट लिखा नहीं क्या इनमें कहीं? नहीं लिखा? चलो लिख लो कहीं से डिस्पाइट अलग से। हालांकि डिस्पाइट वर्ब होता नहीं है, प्रिपरेशन होता है, लेकिन उसके साथ भी प्रिपरेशन लिखने की कई बार एरर आ जाती है, तो इसलिए उसको यहीं पे साथ में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये वर्ब नहीं होता, ये प्रिपरेशन होता है। तो डिस्पाइट वर्ड जो है ना, ये कोई प्रिपरेशन नहीं है, मतलब वर्ब नहीं है, खुद एक प्रिपरेशन है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसके साथ प्रिपरेशन नहीं लिखनी होती है। बाकी जो वर्ड्स हमने लिखे ना वर्ब है, डिस्पाइट को छोड़ दें तो ये सब वर्ब है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो वर्ब के अलावा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरीके से भी लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। अब अगर इनको एज अ वर्ब यूज किया जाएगा तब तो ये ट्रांसिटिव है, लेकिन अगर हम किसी और पर्पज से इनका यूज करें तब फिर ये ट्रांसिटिव नहीं है। जैसे कि देखो, एक है रीच, अटैक, अफोर्ड नहीं, ऑर्डर, डिमांड, स्ट्रेस एंड एम्फेसाइज, उसके बाद में ये विश, उसके बाद में ये जितने वर्ड्स हैं यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद में पास। अभी जो जितने वर्ड्स यहाँ पे मार्क कर दिए गए ना, ये सब वो वर्ड्स हैं जो कि वर्ब होने के साथ साथ में नाउन भी होते हैं। मतलब हम इन्हें नाउन्स के तरीके से भी सेंटेंस में यूज करते हैं। अब अगर हम इन्हें एज अ नाउन यूज करेंगे तब तो इनसे दूसरे नाउन को रिलेट करने के लिए प्रिपरेशन लिखनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये वर्ब होंगे तब प्रिपरेशन नहीं लिखनी है। अब हमें कैसे पता चलता है सेंटेंस में कोई वर्ड नाउन है या नहीं है, वो अपना ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो फिर वो नाउन है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा गया हो, मॉडल के साथ लिखा गया तो वर्ब है। एक्शन को रेफर कर रहा है तो नाउन है, किसी का रेफरेंस है, मतलब एक्शन को रेफर कर रहा है तो वर्ब है, और किसी का रेफरेंस है तो नाउन है। तो ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पे मार्क कर दिए, ये वो वर्ड्स हैं जो वर्ब होने के साथ साथ में नाउन भी होते हैं। तो अगर ये वर्ब हो तब तो इनके साथ में ऑब्जेक्ट लिखना डायरेक्ट, लेकिन अगर ये वर्ब नहीं हो, नाउन हो, तो इनके साथ प्रिपरेशन लिखनी पड़ सकती है। मतलब कोई नाउन पर नाउन लिखोगे तो लिखनी पड़ जाएगी। अब जैसे हमने अटैक लिखा, अटैक वर्ब है तो इसके साथ ऑन मत लिखना, नाउन हो तो लिखना पड़ेगा। ऑर्डर के साथ भी वही है, अगर ऑर्डर वर्ब हो तो प्रिपरेशन नहीं लिखना, लेकिन अगर नाउन है तो फॉर लिखना पड़ेगा। डिमांड के साथ भी, डिमांड अगर हमारा नाउन है तो फिर फॉर लिखना, वर्ब हो तो नहीं लिखना। विश के साथ भी वही है। रिक्वेस्ट है, आंसर है। अब जैसे ये आंसर वर्ड है, ठीक है, इन तीनों के साथ में प्रीपोजिशन टू लिखा करो अगर ये नाउन हो तो। ही डिड नॉट आंसर टू माई क्वेश्चंस। दूसरा, ही हैड नो आंसर टू माई क्वेश्चंस। अब फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने आंसर यूज किया ना, ये क्या है, नाउन है वर्ब? वर्ब है। अब जैसे हमने लिखा दे डिड नॉट आंसर व्हाट डिड दे नॉट आंसर, अब व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो माई क्वेश्चंस। अच्छा, इस सेंटेंस में आंसर क्या है, नाउन, क्योंकि यहाँ पे हैड जो है ना ये मेन वर्ब है, नो डिटर्मिनर है, तो ये आंसर नाउन हो गया। अब इस नाउन को और इस क्वेश्चन नाउन को रिलेट करना है तो प्रिपरेशन चाहिए होगी, तो ये जो हमने टू लिखा है लो सही भी हो गया। तो आंसर है, एक्सेस है, अप्रोच है। ये नाउन भी है, वर्ब भी है। अगर ये नाउन हो तो इनके साथ में प्रिपरेशन लिखना, अगर वर्ब हो तब नहीं लिखना। कंट्रोल, ब्लेम, साइन, ये भी नाउन और वर्ब दोनों ही होते हैं। नाउन्स हो तो प्रिपरेशन लिखना, वर्ब हो तो नहीं लिखना, ठीक है। ये जो फेस वर्ड हमने डिस्कस किया ना, हालांकि ये होता नाउन भी है, जब ये नाउन होता है तो इसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ लिखा करो, फेस ऑफ समथिंग।
लेकिन इसका एक यूज और समझना है यहां से, ही हैज, ही क्या, वी लिख दो, वी हैव फेस्ड नो डिफिकल्टी, वी आर फेस्ड विद, एक मिनट, इसमें तो विद लिखा ही नहीं, विद नो डिफिकल्टी। अब देखो ये जो दोनों सेंटेंस हमने लिखे ना, इनमें पहले सेंटेंस में हमने फेस लिखा है, ये तो है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में अगर हम फेस्ट को वर्ब मान लेते, तो ये पैसिव वर्ब हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। लेकिन अगर ये वर्ब हो जाएगी पैसिव वॉइस में, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि जब हम इस वर्ब को एक्टिव बनाएंगे तो जो वी है वो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन वी ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि फेस की जाने वाली चीज जो है वो डिफिकल्टी है, ये पर्सन नहीं है। तो अगर एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो पैसिव में सब्जेक्ट भी नहीं है, तो या तो ये सेंटेंस गलत है या फिर ये फेस्ड वर्ब नहीं, एडजेक्टिव है, और वर्ब है हैव, आर। कुल मिला के सेंटेंस सही है, लेकिन वो फेस्ड वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं वी आर फेस्ड विद नो डिफिकल्टी, देन फेस इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट वी, ठीक है, प्रेडिकेटिवली यूज एडजेक्टिव। अगर हम लिखते हैं वी हैव फेस्ड, तो ये वर्ब है। अब अगर ये वर्ब है तो देखो वी हैव फेस्ड, व्हाट हैव वी फेस्ड, तो व्हाट का रिप्लाई चाहिए, वर्ब ट्रांसिटिव हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, नो प्रिपोजिशन इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फेस हमने लिखा है ये एडजेक्टिव है, जिसको हमने प्रेडिकेटिवली यूज किया वी को डिस्क्राइब करने के लिए। अब ये एडजेक्टिव है वी का, ना कि डिफिकल्टी का। तो अगर डिफिकल्टी को रिलेट करोगे इस फेस्ड एडजेक्टिव से, तो प्रिपोजिशन चाहिए होगी, तो ये जो हमने विद लिखा ना, ये सही हो गया। तो अगर हम ऐसे लिख दें वी आर फेस्ड विद नो डिफिकल्टी, तो ये सही है। अब वी हैव फेस्ड विद नो डिफिकल्टी लिख दें तो विद गलत है। और समझ लेना ये पैसिव नहीं होता, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। फिर हमने एक तीसरा एग्जांपल लिखा, वी आर बीइंग फेस्ड विद नो डिफिकल्टी। अब ये सेंटेंस अपने आप देखो सही है गलत, वी आर बीइंग फेस्ड विद नो डिफिकल्टी। हीरो, बड़ा तुम लोगों का मॉरल डाउन है, हीरो नहीं मानते अपने को क्या? क्या नाम है? हाँ, मोहन। ऐसा नहीं होगा, सही में मोहन नाम है, आधार कार्ड दिखा हुआ है, मोहन ही है। चलो, ये मोहन थर्ड सेंटेंस बताओ सही है गलत? मोहन का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? थर्ड सेंटेंस सही है गलत? सही है। फेस जो है ये वर्ब है या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव है, चलो एडजेक्टिव ही है। अगर फेस एडजेक्टिव है तो फिर मेन वर्ब कौन है? अरे भाई फेस एडजेक्टिव है तो फिर मेन वर्ब कौन है सेंटेंस में? बीइंग। अगर बीइंग मेन वर्ब है तो फिर आर क्या है? अगर हेल्पिंग और आर हो, बीइंग मेन वर्ब हो, तो टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सी वर्ब्स के बनते हैं, जो एक्शन हो या लिंकिंग हो? बी की फॉर्म कैसी वर्ब होती है, एक्शन या लिंकिंग? तो सेंटेंस सही है गलत? अबे सेंटेंस सही है गलत? गलत हो गया, सही करो। ये 2016 के पेपर में है क्वेश्चन। अब देखो ये फेस जो है ना, ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो विद तो सही हो गया, लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि कॉन्टिन्यूअस टेंस बना दिया लिंकिंग वर्ब का। अब लिंकिंग वर्ब का तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता नहीं है, तो ये अब टेंस गलत है। या तो ये बीइंग हटाओ, आर को मेन वर्ब बना लो, इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा ऐसे। या फिर अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना ही चाहते हो तो फिर फेस वर्ब का बनाओ।
आर फेसिंग लिखो। अच्छा, फेस को जब मेन वर्ब बना लोगे तो फिर वो प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि वर्ब ट्रांसिटिव होती है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस सेंटेंस को सही करने का हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लिखें वी आर फेसिंग नो डिफिकल्टी, या हम लिखें वी आर फेस विद नो डिफिकल्टी। तो वी आर फेसिंग नो डिफिकल्टी आंसर। उसके बाद में आते हैं लैक पे। वो जो लैक वर्ड है ना, उसको भी देखो समझ लेना। लैक और वांट सिनोनिम होते हैं, ध्यान रखना। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, दे आर लैकिंग इन ट्रेनिंग, या इन कॉन्फिडेंस लिख दो। दूसरा, दे डोंट लैक ऑफ एनीथिंग नाउ। तीसरा, they faced the lack of confidence। चल, they are lacking in confidence। अब मोहन एक बार फिर से आ जाओ, बजाय किसी और को परेशान करूं, तुम ही ठीक आदमी ही लगे। एक बार ये सेंटेंस पढ़ो और ये बताओ, ये सारे सही सारे गलत, कुछ सही कुछ गलत। फर्स्ट गलत है, क्यों? हाँ, हाँ, अब देखो, ये जो लैक वर्ब होती है ना, ये स्टेटिव वर्ब होती है। क्योंकि स्टेटिव वर्ब होती है तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाना चाहिए। तो ये हमने टेंस मतलब वर्ब चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये टेंस गलत है, इसको लिखो वी लैक। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये दोनों सेंटेंस सेम से हो गए, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। देखो, मैं इसको फिर से लिखता हूं, इसमें से इस सेंटेंस को लिखना ऐसे, दे आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। अब फिर इसको लैक करना, मतलब इन वो रिमूव कर देना, बस बात ये है। तो इसको लिखना पड़ेगा दे लैक कॉन्फिडेंस। दूसरा मोहन, दे डोंट लैक ऑफ एनीथिंग नाउ। अबे सही है गलत? हाँ, कैसे सही होगा? ये ऑफ रिमूव कर दे भाई, जैसे ये लैक के साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रखा, वैसे यहाँ भी लिख दो। जैसे हमने लिखा था डोंट लैक, व्हाट डोंट द लैक, ठीक है। तो व्हाट का रिप्लाई चाहिए, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑफ प्रिपरेशन रिमूव कर दो। तो इसको ऐसे लिखो। तो ये जो लैक वर्ब होती है ना, ये स्टेटिव वर्ब होती है, हमें इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखना चाहिए, एक। दूसरा, इसके साथ प्रिपरेशन नहीं लिखनी चाहिए। तो ये दोनों ही गलत है, इसमें प्रिपरेशन लिख दी इसलिए गलत है, इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस बना दिया इसलिए गलत है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखें तो वर्ब जो है ना फेस्ड है, और लैक है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये नाउन है। अगर लैक एक नाउन है, कॉन्फिडेंस एक नाउन है, दोनों नाउन्स को रिलेट करोगे तो ऑफ प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, सही है। तो ये थर्ड सेंटेंस सही है। अब आते हैं फोर्थ में। ये जो फोर्थ सेंटेंस है, अगर हम इस लैक को वर्ब माने तो इसमें दो गलतियां हो गई। इन दोनों में तो एक एक गलती थी, इसमें वो दोनों गलती एक साथ ही हो गई। एक तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस गलत, और दूसरा ये प्रिपरेशन गलत। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा दे लैक कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर हम इस लैकिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल मान लें, जो कि ये होता भी है, तो फिर ये सेंटेंस भी सही हो गया। अब देखो, ये जो लैकिंग हमने लिखा ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसको हमने यूज किया प्रेडिकेटिवली सब्जेक्ट दे को डिस्क्राइब करने के लिए। अब चूंकि ये लैकिंग एडजेक्टिव दे का है, इसका कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना है नहीं, तो हम कॉन्फिडेंस को रिलेट करने के लिए लैकिंग से प्रिपोजिशन का यूज करेंगे, तो ये इन प्रिपोजिशन सही हो गया। तो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस सही है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। अब जिस तरीके से हमने ये लैक वर्ब का यूज किया, बिल्कुल इसी तरीके से वांट वर्ब यूज की जाएगी। जैसे हमने लिखा दे आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, अगर हम यहाँ पे लिख देते दे आर वांटिंग कॉन्फिडेंस, तो वो भी गलत हो जाता है, और हमें लिखना पड़ता है दे वांट कॉन्फिडेंस। जिस तरीके से ये गलत हो गया, दे डोंट लैक ऑफ एनीथिंग नाउ, अगर हम यहाँ पे लिख देते दे डोंट वांट, दे डोंट वांट ऑफ एनीथिंग नाउ, तो भी ऑफ गलत हो जाता। और जिस तरीके से हमने ये लिखा ना, दे फेस द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये सही है, इसी तरीके से हम लिखते हैं दे फेस द वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो भी सही जाएगा। वांट का मतलब भी कमी होता है, मतलब ये दोनों वर्ड लगभग सिनोनिम से होते हैं एक दूसरे के।
और जिस तरीके से ये सही है, दे आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, इसी तरीके से हम लिख दें दे आर वांटिंग इन कॉन्फिडेंस, तो भी सही जाएगा। और जब हम ये वांटिंग लिखते हैं ना, तो मेन वर्ब नहीं होती, क्योंकि एज अ मेन वर्ब इसका कॉन्टिन्यूअस सेंस नहीं बनता, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो ये जो लैक और फेस के यूजेस है ना, ये ध्यान रखना, वांट के भी, ये सब पेपर में आते हैं। उसके बाद में जो पासवर्ड है, ये भी नाउन वर्ब दोनों ही होता है। अगर ये वर्ब हो तब तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना, ही पास द टेस्ट, ही पास द एग्जाम। अगर प्रिपरेशन हो तो नाउन हो तो अपना देख लेना, जरूरत के हिसाब से प्रिपरेशन यूज करना। तो एक तो ये सारे वर्ड्स हो गए जो वर्ब और नाउन दोनों ही होते हैं, इनका ध्यान रखना। उसके बाद फिर से शुरुआत करते हैं। अब हमने पढ़ेगी जो रीच वर्ड होता है ना, इसका मतलब अराइव एट होता है, ठीक है। अब जो इसका मतलब अराइव एट होता है, मान लो हम उसको यहाँ पे लिखें, द मैन अराइव्ड टू द पार्टी लेट। अब यहाँ पे देखो, कोई एक पर्सन है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है। अगर इस स्पीकर की पोजीशन यहाँ पर है और कोई पर्सन उधर चला गया, तो उसके लिए वर्ब यूज की जाएगी गो। अगर ये स्पीकर की पोजीशन यहीं पर है, कोई पर्सन उधर से इधर आ गया, तो उसके लिए वर्ब यूज की जाएगी कम। तो जो कम और गो होते हैं ना वर्ब्स, ये ट्रांजिशन या मोशन की वर्ब्स होती हैं। जब कोई पर्सन कहीं जाता है ना, तो वो डेस्टिनेशन हो जाता है जहां वो जाता है, तो हमें उसके बाद में प्रिपरेशन टू लिखनी पड़ती है। जब कहीं से आता है, तो जहां से भी वो आता है वो उसका ऑरिजिन हो जाता है, तो उसके साथ हमें प्रिपरेशन फ्रॉम लिखनी पड़ती है। तो ये जो कम और गो वर्ब होते हैं ना, इनके साथ में टू और फ्रॉम प्रिपरेशन लिखा करो। अराइव वर्ब जो होती है मोशन की प्रिपरेशन नहीं, मोशन की वर्ब नहीं होती, चूंकि ये वर्ब ऑफ मोशन नहीं होती, तो इसके साथ में ये टू मत लिखा करो। इसके साथ में या तो लिखा करो एट या लिखा करो इन। अगर कोई स्मॉल प्लेस हो, पॉइंट लाइक, तो उसके साथ एट लिखा करो। कोई बड़ा रीजन एरिया हो, सिटी हो, कोई कंट्री हो, तो इन लिखा करो। तो अराइव के साथ में प्रिपरेशन या तो एट लिखा करो या इन लिखा करो, टू मत लिखा करो, बस ये ध्यान रखना। द मैन अराइव्ड एट द स्टेशन लेट, द मैन अराइव्ड इन इंडिया, ठीक है, ऐसे। रजिस्ट के साथ प्रिपरेशन टू लिख कर आती है, मत लिखना, ठीक है। द रजिस्टर्ड टू द ऑफर, तो वो गलत हो जाएगा, द रजिस्टर्ड द ऑफर डायरेक्ट ये लिखना। उसके बाद में जो अफोर्ड वर्ड हमने लिखा है, अफोर्ड को देखो अपना समझना एक बार। दे कांट अफोर्ड टू रिस्क टू रिस्क द देयर मनी। दे कांट अफोर्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व। तुम दोनों बे मेरे सारे गलत हो गए। ए, ये बता दोनों बेटा, सेंटेंस सही है गलत? फर्स्ट वाला गलत है, दूसरा वाला? पड़ोसी जगह, तो बता बे, ये दोनों सही दोनों गलत? बोलेगा, लात खाएगा, समझा? जल्दी बोल। दोनों से दोनों गलत, इतने दिन से पढ़ रहा है, सोच कुछ समझ, सही बता गलत बता। दोनों सही दोनों गलत? ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल, थोड़ा सा, ये क्यों परेशान कर रहा है उसे, इसे जगा दे, मिनिमलिज्म। तो बता भैया, दोनों सही दोनों गलत? हाँ, पहला गलत है, हाँ ठीक है। दूसरा, ये पेन मुंह में रखता है तो सिगरेट पीता है क्या? ये स्टाइल सिगरेट वाला है? हाँ, कि गलती से पेन को सिगरेट मान के मुंह में रख लेता हूँ, ऐसा तो नहीं? अबे सुट्टेबाज।
अब देखो ये कह रहे हैं कि पहला गलत है दूसरा सही, जबकि उल्टा है, पहला सही है दूसरा गलत है। अब यहाँ पे समझना है क्या कहानी, ये जो हमने टू रिस्क लिखा है ना, ये इन्फिनेटिव है, और ये जो देयर मनी हमने लिखा ना, वो इस इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, और ये इन्फिनेटिव इस मेन वर्ब अफोर्ड का ऑब्जेक्ट है। तो ये तो हो गया सही, क्योंकि यहाँ पे टू प्रेपोजिशन नहीं है, अगर प्रेपोजिशन होती तो हमें इसे रिस्किंग लिखना पड़ता। अच्छा, यहाँ पे जो हमने टू लिखा है ना, अगर ये भी इन्फिनेटिव बना रहा हो तो फिर ये भी सही है, लेकिन ये इन्फिनेटिव नहीं बना रहा होगा, क्योंकि रिस्क के साथ हमने द आर्टिकल लिख रखा है, तो इसका मतलब ये जो रिस्क है ना, ये नाउन है, और ये इन्वॉल्व पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में हमने पढ़ा होगा कि अगर इन्वॉल्व का मतलब हो इंक्लूडेड या एसोसिएटेड, तो इसको हमें बाद में लिखना पड़ता है। अब ये जो रिस्क है ना, ये नाउन है, अगर ये नाउन है तो हम ये तो कह नहीं सकते कि टू यहाँ पे इन्फिनेटिव बनाने के लिए लिखा गया, अब तो इसे प्रिपोजिशन ही मानना पड़ेगा। अच्छा, प्रिपोजिशन मान लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अफोर्ड वर्ब ट्रांसिटिव होती है, उसको प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने लिखा दे कांट अफोर्ड व्हाट कांट दे अफोर्ड, तो व्हाट का रिप्लाई चाहिए, तो ट्रांसिटिव है, तो ये टू गलत। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा इसलिए सही हो गया क्योंकि उसमें जो हमने टू यूज कर रखा वो इन्फिनेटिव है, बाद वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो प्रिपोजिशन है। सो दे कांट अफोर्ड टू रिस्क देयर मनी एंड दे कांट अफोर्ड दिस रिस्क, ठीक है। तो रिस्क वर्ड जो होता है ना, नाउन और वर्ब दोनों ही होता है, अपना ध्यान रखना। अगर ये नाउन होगा तब तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया अफोर्ड का, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में ना रिस्क नाउन नहीं है, क्योंकि अगर नाउन होता ना तो उसके बाद हम देयर मनी नाउन नहीं लिख पाते दूसरा, और अगर हम देयर मनी नाउन लिख रहे हैं तो ये मान के चलना पड़ेगा कि रिस्क नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अफोर्ड के साथ में टू प्रिपोजिशन लिख के एरर आते हैं, वो मत लिखना, लेकिन इन्फिनेटिव वगैरह हो तो अपना समझ लेना, नहीं तो उसको भी गलत मान लो। आस्क, बेग, ज्वाइन, मीट, इनवाइट, वेलकम, विश, इनके सबके साथ प्रीपोजिशन टू आती है। आई विश्ड टू माई फ्रेंड्स, आई इनवाइटेड टू माई फ्रेंड्स, आई टोल्ड टू माई फ्रेंड्स, तो वो टू गलत होता है, वो अपना रिमूव कर लेना, बाकी जब नरेशन पढ़ाएंगे तो ज्यादा डिटेल में समझा देंगे। इसके बाद में एक छोटी सी चीज इस वर्ब को लेकर और ध्यान रखना, मीट को लेकर। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही मेट, और ही मेट विद द मैन अगेन देयर। अब इन सेंटेंस में अगर हम मेट लिखें मेट विद लिखें तो दोनों ही सही है। जब हम मेट विद लिखेंगे ना तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा ये अनप्लैंड मीटिंग थी, मतलब ये एक्सीडेंटली फिर से टकरा गए, आपस में मिल गए वहां पे। लेकिन अगर हम मेट लिखेंगे तो इसका मतलब इन्होंने आपस में बातचीत करके प्लानिंग करके वहां पे मिले हैं। तो मीट वर्ब के साथ में हम कई बार प्रिपोजिशन विद लिख देते हैं, लेकिन तब उसका मीनिंग वहां पे ये हो जाता है। सो इट इज करेक्ट इधर वे, ही मेट द मैन अगेन, ये भी सही है, ही मेट विद द मैन अगेन, ये भी सही है। मेट विद लिखेंगे तो इसका मतलब माना जाएगा इट वॉज नॉट अ प्लान्ड मीटिंग, मेट लिखेंगे तो माना जाएगा इट वॉज ऑलरेडी प्लान्ड डेलिबरेट मीटिंग, ठीक है। तो अभी खैर ये दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है, तो दोनों ही सही है। अब मान लो हमने एक सेंटेंस यहाँ पे और लिखा, he will meet dash us next week, he met dash an accident last week। ब्लैंक्स फिल करो। क्या लिखा फर्स्ट में? कुछ नहीं, क्योंकि अगर हम पहले से फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब इट इज ऑलरेडी सेटल्ड और अरेंज, पहले से ही अरेंज है, तो फिर प्रिपरेशन मत लिखो। ही विल मीट अस नेक्स्ट वीक, ठीक है। अच्छा, एक्सीडेंट तो कोई भी पर्सन जानबूझ के डेलिबरेटली प्लान करके नहीं करता होगा, तो विद। तो एक्सीडेंट वगैरह नाउन अगर कभी भी लिखा हो ना तो हमेशा विद प्रिपरेशन लिखा करो, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। उसके बाद में ये जो हमने सारे डिस्कस ही कर लिया, अब आ जाता है मैरी वर्ब पे, ठीक है। मैरी वर्ब हो सकता है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन फिर से एक बार देख लो। ही मेट, मेट होता है, ही मैरिड डैश हर, ही इज मैरिड डैश हर, शी हैज मैरिड डैश हिम, शी वॉज मैरिड डैश हिम। He married dash her, he is married dash her, she has married dash him, she was married dash him।
ये ब्लैंक फिल कर बच्चे, नहीं आगा, बढ़िया। दूसरे में देखो, टाइम वाइम खराब मत करो। ये जो मैरिड हमने लिखा है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब है, और एज अ वर्ब ये ट्रांसिटिव होती है। जैसे हमने लिखा ये मैरिड, होम डिड यू मैरी, या शी हैज मैरिड, होम हैज शी मैरिड। तो ये वर्ब को, इनको बाद में जब भी कोई पर्सन मैरी करता है तो देयर इज ऑलवेज सम ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब ट्रांसिटिव होती है, इनको व्हाट या होम के रिप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया करो, प्रिपोजिशन नहीं। तो ये सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 3 में हमें कोई प्रिपोजिशन नहीं लिखनी, क्योंकि उनमें मैरिड वर्ब है। अच्छा, फिर जो सेंटेंस 2 और सेंटेंस 4 बच गए, इनमें अगर हम मैरिड को वर्ब मान लेते हैं, पैसिव वर्ब बन जाएगी। शायद ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हो कि इस वर्ब का पैसिव बनता नहीं है। ये जो मैरिड हम लिखते हैं ना, इसके साथ में ये एडजेक्टिव होता है जिसको हमने प्रेडिकेटिवली यूज कर रखा होता है सब्जेक्ट की मैरिटल स्टेटस डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये मैरिड एडजेक्टिव है। अब चूंकि ये एडजेक्टिव और हमने प्रेडिकेटिवली यूज कर रखा, तो अगर हम इससे किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेंगे तो प्रिपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, तो प्रिपोजिशन रिलेशन के लिए लिखा करो हमेशा टू। तो ही इज मैरिड टू हर एंड शी वॉज मैरिड टू हिम। तो अगर मैरिड वर्ड को हम एज अ वर्ब यूज करें तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, प्रिपोजिशन मत लिखना। अगर हम इसे एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज करें तो फिर प्रिपोजिशन लिखना। उसके बाद में आ गया एंटर। एंटर वर्ड को भी देखो, समझ लो एक बार। द मैन एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट परमिशन। द मैन entered into the debate without preparation. अब देखो, ये जो फर्स्ट सेंटेंस हमने वर्ब एंटर यूज किया ना, इसका मतलब वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, टू एक्सेस, किसी चीज को एक्सेस करना, या गो इनटू, कम इनटू, हालांकि हम कह देते हैं लेकिन उसका मतलब एक्सेस करना होता है। जैसे हमने लिखा था मैन एंटर्ड, व्हाट डिड ही एंटर, तो इसका रिप्लाई डायरेक्ट आ जाएगा द रूम, और ये इनटू गलत हो गया, ठीक है, इसको हटा दो। अच्छा, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो रूम तो चलो एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस है, उसको पर्सन एक्सेस कर सकता है, लेकिन डिबेट तो एक इवेंट है, इसको तो कोई एक्सेस कर नहीं पाएगा। तो ये जो हम एंटर इनटू लिख रहे हैं ना, ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है टू गेट इन्वॉल्व। टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। तो ये फ्रेजल वर्ब होती है गेट इनटू। अगर इसका मतलब उस सेंटेंस में जिसमें हम यूज कर रहे हैं गेट इन्वॉल्व हो, तो ये इनटू सही होता है। तो मतलब सेंटेंस देख के हमें समझना पड़ेगा कि वहां पे हम एंटर का यूज किस पर्पज के लिए कर रहे हैं। अब जैसे हम लिखा द मैन एंटर्ड इनटू द डिबेट, इनटू द क्वेरल, इनटू द आर्गुमेंट, इनटू द बिजनेस, इनटू द पार्टनरशिप। मतलब कुछ भी ऐसा लिखते हैं जहां पे हमें ये प्रूव कर पाए कि यहाँ पे एंटर का मतलब गेट इन्वॉल्व है, ना कि कम इनटू, गो इनटू। तो ये इनटू सही जाएगा। फिर हमने उसके बाद में लिखा इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू आता है, वो अपना याद रखना, नहीं यूज करना है। रिजेंबल वर्ब हमने पहले भी पढ़ी होगी मेन वर्ब में, कि हमारी स्टेटिव वर्ब होती है, ना तो इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा करो रिजेंबलिंग वगैरह, और ना ही इसके बाद प्रिपोजिशन लिखा करो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो। ही रिजेंबल्स हिज फादर, ऐसे। परवेट पेनिट्रेट वर्ब जो होती हैं, ये भी ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इनके साथ अक्सर थ्रू प्रिपोजिशन लिखा आ जाता है, वो अपना ध्यान रखना। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन पेनिट्रेट थ्रू द ओजोन लेयर। अब जैसे हमने कहा कि जो सन के अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ओजोन लेयर को पेनिट्रेट करके अर्थ तक आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जैसे हमने लिखा था अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन पेनिट्रेट व्हाट डू दे पेनिट्रेट, तो व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट आ जाएगा, द ओजोन लेयर, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, ये प्रिपरेशन गलत है। तो परवेड और पेनिट्रेट वर्ब्स के साथ अक्सर थ्रू प्रिपरेशन लिखकर आ आती है, मत लिखना। क्वालिफाई के साथ में इन प्रिपरेशन लिखकर आ आता है, वो भी मत लिखना।
लेकिन एक सिचुएशन और समझ लेना, ही हैज क्वालिफाइड और क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम। अब देखो इन वगैरह लिखोगे तब तो खैर गलत हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ही सही है। अगर हम ऐसा लिखते हैं ही हैज क्वालिफाइड और ही हैज क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम, तो ये दोनों ही सही है। ही हैज क्वालिफाइड द एग्जाम भी सही है और ही हैज क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम भी सही है। इसको ऐसे समझना, जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, और एग्जाम पास कर लिया उसने, तो ये क्वालिफाई वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा एग्जाम, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एग्जाम से पहले कोई हमने स्क्रीनिंग टेस्ट रख दिया या कोई ऐसी चीज रख दी, तो अगर किसी ने मान लो स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया तो वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गया। जो नहीं कर पाए स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई, वो नहीं है एलिजिबल। तो अगर हमें ये एलिजिबिलिटी शो करनी है तो फिर क्वालिफाई के साथ फॉर लिखना। तो जब हम क्वालिफाइड द एग्जाम लिखेंगे तो इसका मतलब इस पर्सन ने एग्जाम को ही क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अगर हम क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम लिखेंगे तो इसका मतलब ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गया, कोई और टेस्ट वगैरह रहा होगा जो क्वालिफाई कराया। अब क्या क्वालिफाई कराया है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये दोनों सही होते हैं, ये भी ध्यान रखना। उसका अंदर कंप्राइज वर्ब आगे, कंप्राइज वर्ब ट्रांसिटिव होते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो, प्रेपोजिशन नहीं। लेकिन फिर भी एक चीज समझना, द टीम कंप्राइज्ड ऑफ 15 प्लेयर्स, या द टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ 15 प्लेयर्स। अब देखो ये जो कंप्राइज हमने लिखा ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है। द टीम कंप्राइज्ड, व्हाट डिड इट कंप्राइज, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया 15 प्लेयर्स, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, दिस प्रिपरेशन गोज रॉन्ग। अच्छा, इस कंप्राइज को भी अगर वर्ब मान लें तो ये हमारी पैसिव वर्ब हो जाएगी। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे कोई डूअर नहीं होता जो टीम को बैठ के कंप्राइज करे, ये टीम की स्टेट है ना कि कोई एक्शन, तो ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। अब ये एडजेक्टिव हमने प्रेडिकेटिवली यूज कर रखा सब्जेक्ट टीम को डिस्क्राइब करने के लिए, तो अगर हमें इसे एडजेक्टिव से किसी नाउन को रिलेट करना पड़े तो प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, तो ये सही हो गया। तो जब हम इस कंप्राइज्ड, वाज कंप्राइज्ड ऐसे लिखते हैं ना, तो ये कंप्राइज एडजेक्टिव होता है पास्ट पार्टिसिपल, और ये वर्ब है। उसके बाद में अवेट के साथ फॉर प्रिपोजिशन लिखकर अगर आती है मत लिखना। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस इनके साथ अबाउट प्रिपोजिशन लिखकर आती है मत लिखना। जैसे हम देखो एक सेंटेंस लिखा, वी शैल डिस्कस अबाउट इट लेटर, वी शैल डिस्कस अबाउट इट लेटर। तो हमने कहा वी शैल डिस्कस व्हाट, व्हाट शैल वी डिस्कस। अब व्हाट का रिप्लाई चाहिए इस वर्ब को, अगर व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो इसका मतलब वर्ब ट्रांसिटिव है, तो डायरेक्ट व्हाट का रिप्लाई जो होता है ऑब्जेक्ट वही लिख दो, ये अबाउट प्रिपोजिशन गलत हो गई। तो लिखो वी शैल डिस्कस इट लेटर। तो डिस्कस, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं। जब भी हम कुछ डिस्कस या एक्सप्लेन करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को ही लिखा करो, ना कि प्रिपरेशन को। हरिओम। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ इस टाइप की मिस्टेक्स आती रहती हैं जो हमने डिस्कस किए, आगे अपना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, दे वॉक्ड डैश द जंगल, दे वॉक्ड डैश द फील्ड। ये दो ब्लैंक्स हैं और ये दो ऑप्शन है। देखो
थ्रू प्रेपोजिशन का मतलब होता है गो वाया समथिंग, किसी चीज से होकर उसके पार निकलना, ठीक है। अक्रॉस का मतलब होता है ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ। एक तो ये हो गया मीनिंग का डिफरेंस। उसके अलावा ये जो दोनों प्रेपोजिशन है ना, इनमें से थ्रू प्रेपोजिशन यूज होती है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए, अक्रॉस यूज होती है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो अक्रॉस जो है वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की प्रेपोजिशन है, थ्रू जो है वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की प्रेपोजिशन है। जंगल 2D या 3D? 3D। अब जंगल 3D, 2D नहीं होता वैसे, 2D कौन कह रहा है? 3D। तो यहाँ पे आ गया थ्रू। फील्ड 2D या 3D? 2D। नहीं समझ में आ रहा तो मौज लो, और समझ में आ रहा हो तो फील्ड 2D होता है, प्लेन पे होता है, प्लेन पे होता है तो वो 2D है, तो उसके साथ लिखो क्रॉस। जंगल जो होता है वो प्लेन पे नहीं एग्जिस्ट करता, उसमें हाइट भी होती है ट्रीज की, ठीक है, तो वो होता है 3D, उसके साथ लिखो थ्रू। तीसरा एग्जांपल, द रेज ऑफ लाइट कैंट पास डैश अ मेटल शीट। आ रहा पड़ोसी जगह, ये बता। द रेज ऑफ लाइट कांट पास डैश अ मेटल शीट। मेटल शीट 2D है बेटा 3D? 3D आ रहा। 2D या 3D मेटल शीट? अबे 2D या 3D? नहीं हो सकता है क्या, वो छोड़ो, है क्या? पीछे बैठा। 3D? ये जिस पेज पे लिख रहे हो 2D या 3D? तो मेटल शीट कैसे 3D? अगर ये पेज 2D है तो मेटल शीट भी 2D है, और अगर ये मेटल शीट 3D है तो पेज भी 3D है। पड़ोसी, मेटल शीट। हाँ। हाँ, कैसे, अगर हमें पता लगाना हो तो हम कैसे पता लगाएं कोई ऑब्जेक्ट 2D है 3D है? हाँ, हाइट हो। मेटल शीट में हाइट होती है या नहीं होती? नहीं होती। अबे हिले हुए, अगर उसमें मेटल शीट में हाइट नहीं होती तो उससे अलमारी कैसे बन जाती है, गेट कैसे बन जाते हैं? हाँ। है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, पता नहीं तुम्हारा अपना क्या कॉन्सेप्ट है, बट एनीथिंग दैट वी कैन गेट होल्ड ऑफ इज 3D। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम होल्ड कर सकते हैं हाथ से, वो 3D ही होती है, ठीक है। क्योंकि जो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्लेन से कभी रिमूव नहीं होते, उनमें दो ही डायमेंशन होती, थर्ड डायमेंशन होती नहीं जो हमने रिमूव कर पाए, ठीक है। तो 3D का मतलब एनी ऑब्जेक्ट दैट वी कैन गेट होल्ड ऑफ, जिसको हम होल्ड कर सकते हैं वो 3D होता है। मेटल शीट 3D ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। उसकी सरफेस 2D होती है, वो अलग बात है, जैसे बोर्ड है, बोर्ड की सरफेस 2D है, लेकिन ये बोर्ड एक्चुअली 3D है। तो चूंकि तो ये जो मेटल शीट है 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसका थ्रू लिखो। और वैसे भी देख लो, उसका मतलब है गो बाया समथिंग, किसी चीज से होकर पार जाना। मेटल शीट है ना, उसको पार कर जाना, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पार कर रहे हो तो उसके बीच में कोई ना कोई मतलब थिकनेस तो होगी, कम होगी ज्यादा होगी वो अलग बात है। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, देयर इज एन एफओबी। पेज समझ में आया? पेज 2D या 3D? हाँ, नहीं समझ में आया तो तुम हिले हुए हो, पेज हाथ से पकड़ पाते हो या नहीं? हाँ, तो फिर 2D या 3D? 3D। हाँ, 3D। तो अभी तो नहीं, वो पीछे बैठा उससे पूछ रहा हूँ। तो अभी तो तू कह रहा है नहीं समझ में आया, पेज कैसा है? देखो, देयर इज एन एफओबी डैश द रोड, और देयर इज अ शॉप। ये जो दुनिया में दिखाई पड़ती है 2D या 3D? अबे ये दुनिया जो हमें दिखाई पड़ती है 2D या 3D? हाँ, 2D। तुम्हारा तो प्रभु क्या इलाज करें। ये तुम्हारा पड़ोसी बैठा है, इसे पकड़ पाओगे? जरूरत पड़ेगी नहीं पकड़ पाओगे? फिर ये 2D या 3D? हाँ, फिर दुनिया जो दिखाई पड़ती है वो 2D या 3D? हाँ, समझ में नहीं आ रहा ना? हाँ। अरे राहुल गांधी,
ठीक है। अबे कोई भी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो 3D है, सीधी सी बात हो गई। इसमें क्या समझ में नहीं आने वाली बात हो गई। और नहीं समझ में आ रही तो भैया तुम्हारा नैतिक अधिकार नहीं है, तुम कंपटीशन की तैयारी करो। ठीक है। वैसे बताएं, सच्चाई है, सच्चाई है कि जो दुनिया हमें नजर आती है वो 2D है, लेकिन ये एक्चुअली 3D है। मतलब जो वर्ल्ड है ना वो 3D है, लेकिन जो फिगर बनती है ना हमारे इस पे इमेज पे, वो 2D होती है। और ये डिफरेंस इतना सिंपल है, जैसे जब हम कैमरे में देखते हैं ना फोन के किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट भले 3D हो, लेकिन जो कैमरे में उसकी पिक्चर बनती है ना वो 2D होती है, क्योंकि उसमें तो डेप्थ होती नहीं है। यही कहानी है, जो दुनिया दिखाई पड़ रही है हमें वो 2D है, लेकिन एक्चुअली ये 3D है। अब बड़ा साइंस का अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, मतलब हम एक लोअर डायमेंशन तक के ऑब्जेक्ट्स को ही परसीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अपना खुद का एग्जिस्टेंस 3D होता है ना, तो हम केवल 2D ही देख सकते हैं। जो हमें दिखाई पड़ता है वो 2D होता है। वो अलग बात है कि ऑब्जेक्ट 3D होता है। तो मतलब ऐसे ही है, साइंस में ऐसी चीज होती है। और कह रहा तभी मेरी कट गई, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। है 3D दिखाई पड़ रहा है 2D। ठीक है। और ये बिल्कुल वैसे है जैसे तुम फोन के कैमरे पे देखोगे ना, तो फोन के कैमरे में हर एक चीज हमें 2D बन जाती है, वहां पे कैमरे में 2D है, एक्चुअली वो 3D है। यहाँ जाओ। देर इज एन अफोबी डैश द रोड, देर इज अ शॉप डैश द रोड। अब देखो, मान लो एक रोड हो गया ये, और हमने इस रोड पे एक फुट ओवर ब्रिज बना दिया, या गवर्नमेंट ने बना दिया, हम खैर क्यों बना दें, ठीक है, रोड पार करने वालों के लिए, कि जिससे कि ये मतलब टक्कर वक्कर ना हो जाए, अपना ऊपर से निकल जाए। अच्छा, फिर मान लो हम इस साइड है और इस साइड में एक शॉप है। अब मान लो हमें माचिस खरीदनी है, नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो रोड पार करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, शॉप की पोजीशन और रोड और ये एफओबी की पोजीशन रोड के रिलेशन में अलग अलग है। शॉप जो है वो रोड के उस साइड है, हम इस साइड है, लेकिन जो फुट ओवर ब्रिज है वो इस साइड से उस साइड तक दोनों है। ठीक है। अब ये दोनों मीनिंग अक्रॉस के होते हैं, तो यहां भी अक्रॉस आएगा, यहां भी अक्रॉस आएगा। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, अक्रॉस का मतलब फ्रॉम दिस एंड टू द अदर एंड भी होता है। फ्रॉम दिस एंड टू द अदर एंड। जैसे हमने लिखा इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, तो अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब हो गया फ्रॉम दिस एंड ऑफ द वर्ल्ड टू दैट एंड ऑफ द वर्ल्ड। चलो खैर, ये मुझे मीनिंग समझाना था इसलिए मैंने बात बता दी यहाँ पे। नहीं तो वो जो रोड है ना वो 2D ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि वो 2D होता है तो थ्रू तो ऐसे ही नहीं आना था, आना 2D, मतलब आना अक्रॉस ही था, सिचुएशन जो चाहे होती। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ अक्रॉस लिखा करो, 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ में थ्रू लिखा करो। रोड 2D ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, आई गॉट दिस न्यूज डैश अ फ्रेंड ऑफ माइन। आई गॉट दिस न्यूज डैश अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब देखो, ये जो थ्रू प्रिपोजिशन होती है ना, इसका यूज हम मीन्स के लिए भी करते हैं। मीन्स का मतलब किसी काम को करने का जरिया, साधन। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई न्यूज है और हम हैं, अब उस न्यूज को हम तक आना है, तो उसको बीच में कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अब वो मीडियम कोई भी हो सकता है जिससे होते हुए वो न्यूज हम तक आएगी। वो फ्रेंड हो सकता है, टीवी हो सकती है, रेडियो हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो हम वहां पे प्रिपोजिशन लिखेंगे ना, वो आएगी तो थ्रू प्रिपोजिशन, लेकिन यहाँ पे थ्रू प्रिपोजिशन जो होगी ना वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं, मीन्स की प्रिपोजिशन हो जाएगी। तो जब हमें किसी मीन्स को रेफर करना होता है ना, तो भी थ्रू प्रिपोजिशन का ही यूज किया करो। आई गॉट दिस न्यूज थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन, थ्रू टेलीविजन, थ्रू इंटरनेट, थ्रू न्यूज़पेपर, ऐसे कुछ। तो किसी मीन्स को रेफर करना हो तो मीन्स के लिए भी प्रिपोजिशन थ्रू का ही यूज किया करो। इसको एक और अच्छे एग्जांपल से समझना। जैसे हमने लिखा दिस स्वैम डैश द रिवर। अब हमें ये ब्लैंक फिल करना है, दे स्वैम डैश द रिवर। अब ये दोनों ऑप्शन में तो खैर है ही प्रिपोजिशन, लेकिन अगर तुम्हें लगता है इसके अलावा कोई और प्रिपोजिशन नहीं जो पाएगी तो वो भी देख लेना। इन दोनों में से बताओ कौन सी आएगी, थ्रू या क्रॉस? हाँ, अक्रॉस, ठीक है। सबसे पहले तो प्रिपोजिशन लेके लिखना इन। देखो, मान लो ये एक पॉन्ड है, सम पीपल स्विम इन दिस पॉन्ड, उन्होंने इस पॉन्ड में स्विम किया, तो ये पॉन्ड जो है ना एरिया ऑफ एक्टिविटी हो गया। फिर मान लो वही लोग या कोई दूसरे लोग गए,
आगे एक रिवर मिली, उन्होंने रिवर में स्विम किया, तो रिवर उनका एरिया ऑफ एक्टिविटी हो गया। तो कोई भी एरिया या रीजन होता है ना, उसकी प्रिपरेशन इन लिखा करो, ठीक है। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, मान लो हम किसी पर्सन को चेस कर रहे हैं, और जिस पर्सन को हम चेस कर रहे हैं, हम आए जब तक रिवर के इस साइड, हमने देखा वो पहुंच गया उस साइड। अच्छा, हम रिवर के इस साइड है, वो उस साइड है। अब ऑब्वियस सी बात है, वो जंप करके तो नहीं गया होगा, गया तो स्विम करके ही होगा, तो हमने स्विम वर्ब लिख दी। लेकिन एक्चुअल में हमें ना वर्ब को रेफर करना है ना रिवर को रेफर करना है, हमें रेफर करना है अपनी और उसकी पोजीशन को। हम इस साइड है, वो उस साइड है, अक्रॉस। अब मान लो हम किसी पर्सन को चेज नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें उसकी और अपनी पोजीशन को रिलेट नहीं करना है। अगर कोई पर्सन स्विम करेगा तो उसको स्विम करने के लिए हमेशा फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, मतलब अदरवाइज नोबडी कैन स्विम, कोई भी स्विम नहीं कर सकता अगर पानी ना हो, मतलब करंट चाहिए, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर चाहिए। अब ये जो रिवर है ना, यही मीन्स बन गया स्विम करने के लिए, तो ये लो थ्रू भी आ गया। फिर से बता रहा हूँ, प्रीपोजिशन कभी फिक्स नहीं होती है, बस बेवकूफी लोगों ने बना दी। सो दे स्वैम इन द रिवर भी सही है, दे स्वैम अक्रॉस द रिवर भी सही है, दे स्वैम थ्रू द रिवर भी सही है, बस ये कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। अगर हम इन लिखेंगे तो रिवर एरिया ऑफ एक्टिविटी है जिसमें किसी ने स्विम किया, अक्रॉस लिखेंगे तो हम प्रीपोजिशन के थ्रू रिलेशन शो कर रहे हैं किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स का, जो एक इस साइड एक उस साइड है। अब थ्रू अगर हम लिखेंगे तो हमने रिवर को मीन्स मान लिया जिसको स्विम करने के लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन अक्रॉस थ्रू सारे सही है। चलो, तो बस ये थ्रू अक्रॉस के यूजेस ध्यान रखना। अगली प्रिपरेशन लिखो, ओवर, अंडर, अबव और बिलो। देखो, अ, ये जो ओवर प्रिपरेशन होती है ना, इसका मतलब होता है हायर देन। अंडर का मतलब लोअर देन। अब का भी मतलब हायर देन ही हो जाता है एक तरीके से, और बिलो का मतलब लोअर देन। तो इसमें अगर हम देखें तो ओवर और अब प्रिपरेशन है ना, इनके मीनिंग लगभग सेम है, अंडर और बिलो के भी सेम है। अब इनमें डिफरेंस समझ लेना। ओवर अंडर का यूज हम जनरली तब करते हैं जब हमें किन्हीं ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स को रेफर करना हो जो वर्टिकल पोजीशन में है, वर्टिकली पोजिशनड ऑब्जेक्ट्स, एक यहाँ एक यहाँ, और उनके बीच में कोई वर्टिकल गैप है, तो उसके लिए प्रिपरेशन ओवर अंडर यूज होती है। लेकिन अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड और रेफरेंस मान लें, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, ठीक है, तो फिर अब हमें अब बिलो यूज करना पड़ेगा। वर्टिकली पोजिशनड ऑब्जेक्ट्स के लिए ओवर अंडर लिखा करो, ठीक है। सेट स्टैंडर्ड से रिलेट करने के लिए अब बिलो लिखा करो। वो भी एक दो एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। पहला एग्जांपल देखो, द सन इज डैश आवर हेड्स, द सन इज डैश आवर हेड्स, द वाटर लेवल इज डैश द डेंजर पॉइंट। देखो, सबसे पहले सिचुएशन देखो, द सन इज डैश आवर हेड्स। मान लो हम यहाँ पर इंसान जमीन पे, ठीक है, ये हमारा हेड है और ये है सन, और इसके बीच में ना एक वर्टिकल गैप है, ठीक है। ये जो वर्टिकल गैप है ना, इसके लिए हमें ओवर और अंडर प्रिपोजिशन यूज करनी पड़ती है। अब दूसरे में आ जाओ। दूसरे में मान लो कोई रिवर साइड है, और उस रिवर साइड में ना हमने मार्किंग कर रखी है वाटर लेवल की, और उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे हिसाब से डेंजर पॉइंट है कि अगर वाटर लेवल यहां तक आ गया तो खतरा है, और बाकी भी दुनिया भर के पॉइंट है। अभी जो पॉइंट है ना, डेंजर पॉइंट जैसे हम कह रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड हो बन गया, मतलब अगर एनीथिंग गोज बियॉन्ड दैट, अगर कोई भी चीज इसके बियॉन्ड चली गई तो अब विद इन रह गई तो बिलो। तो बिलो और अबव का यूज हम तब करते हैं
अबव और बिलो का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी सेट स्टैंडर्ड से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिलेट करना हो। अगर ऑब्जेक्ट गोज बियॉन्ड दैट स्टैंडर्ड देन अबव, रिमेन्स विद इन द स्टैंडर्ड देन बिलो। तो जो डेंजर पॉइंट है वो एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड है। मार्क ऑफ स्टैंडर्ड होने की वजह से जब हम उससे किसी को रिलेट करेंगे तो हमें अबव या बिलो का यूज करना पड़ेगा। अबव या बिलो कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, फिलहाल मैं अबव लिख रहा हूँ। सो द वाटर लेवल इज अबव द डेंजर पॉइंट। फिर हमने एक तीसरा एग्जांपल लिखा, द क्लिफ हंग डैश द सी। ये पेपर में वो क्वेश्चन है। दिस प्लेस इज 300 meters dash the sea. The cliff hung dash the sea. This place is 300 meters dash the sea. बुलंद सर, तू छुट्टी पे था क्या एक दो दिन से? नजर नहीं आ रहा था? मेकअप करना बंद कर दिया था, दिखाई नहीं पड़ता था क्लास में है? चलिए चीज था, कोई भी चीज हैंग करेगी तो कौन से एक्सेस पर, एक्स या वाई? वाई पे। चलो कम से कम इतना तो पता। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 किलोमीटर। लीटर कितनी? यूनिट क्या है? मीटर। बढ़िया। कहां से नापा उसे? समुद्र तल कहाँ है वहां नेपाल में? अबे नेपाल तो लैंडलॉक्ड कंट्री है। हाँ, तो वहां समुद्र है कहाँ पगले? नेपाल में तो समुद्र ही नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री है वो। ज्योग्राफी नहीं पढ़ी? हाँ, तो जब है ही नहीं तब लोगे कहां से रेफरेंस पे? खैर बातें इसकी सही है, वो अलग बात है, यूपी गए थे इसलिए फंस गया। ठीक है। ये जितने भी ज्योग्राफिकल एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, इनका सबका स्टैंडर्ड और रेफरेंस सी होता है। ठीक है। असल में होता है क्या, सारे सीज जो हैं वर्ल्ड के वो इंटरकनेक्टेड हैं। और जैसा कि हमें पता है कि वाटर का लेवल हमेशा इवन रहता है। लैंड का लेवल जो है वो तो सरफेस अनइवन हो सकती है, वाटर का लेवल हमेशा इवन होता है। तो जो जो सी लेवल है ना, वो ज्योग्राफिकल लोकेशंस का स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब अल्टीट्यूड का स्टैंडर्ड वही होते हैं। अब हम देख रहे हैं दोनों सिचुएशन में हमने ऑब्जेक्ट सेम लिख रखा है सी, लेकिन हमें पता है इसका रेफरेंस बदल गया। अब हमें पता है कि कोई भी चीज हैंग करेगी तो वाई एक्सेस पर हैंग करेगी, तो ये वर्टिकल पोजीशन हो गई क्लिफ और सी की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओवर। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लेस है और सी है वर्टिकल पोजीशन में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सी जो है ना, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड और रेफरेंस मान लिया, स्टैंडर्ड और रेफरेंस मान लिया, तो अब या बिलो। तो 10 ही यहाँ भी लिखा, 10 ही यहाँ भी लिखा, लेकिन वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका रेफरेंस बदल गया। तो प्रीपोजिशन जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई करती है। मतलब हम ये नहीं याद कर सकते कि 10 ही लिखा है तो हमेशा ओवर आएगा अंडर आएगा, वो डिपेंड करेगा कि हम सी को किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट में आ जाएगा ओवर द सी और दूसरे में आ जाएगा ओवर द सी। फिर हमने एक एग्जांपल और लिखा, योर परफॉर्मेंस वाज डैश माई एक्सपेक्टेशंस। योर परफॉर्मेंस वाज डैश माई एक्सपेक्टेशंस। क्या एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्मेंस वर्टिकल पोजीशन पे रिलेट किए जा सकते हैं? नहीं। ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किसी पे नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स होते हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिजिकल रिलेशन शो करते हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट हैं। चूंकि ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट हैं तो हम इनको फिजिकल मतलब ग्राफ पे इनको रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर वहां पे ग्राफ पे रिलेट नहीं कर सकते तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये मेंटली स्टैंडर्ड है। मान लो किसी पर्सन के बारे में हमने मेंटली एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि ये परफॉर्मेंस करेगा 50 में से 30 नंबर का। अब मान लो उसके 35 आ गए या उसके 25 ही रह गए, तो वो जो हमने एक मेंटल स्टैंडर्ड या मार्क ऑफ स्टैंडर्ड सेट कर लिया था ना अपने दिमाग में, वो उसको क्रॉस कर गया, बियॉन्ड चला गया या विद इन रह गया। तो ये मेंटल स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है तो अब या बिलो लिख दो। तो स्टैंडर्ड जो है, मार्क ऑफ स्टैंडर्ड, वो चाहे फिजिकल हो, चाहे अब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे मेंटल हो, वो चाहे ज्योग्राफिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कैसा भी हो, तो उसके लिए हमेशा अब बिलो लिखा करो। तो योर परफॉर्मेंस वाज अबव माई एक्सपेक्टेशंस। फिर हमने 6 क्वेश्चन लिखा,
मिस्टर शर्मा lives on the floor dash mine. मिस्टर शर्मा lives on the floor dash mine. अब देखो यहाँ पे समझना, जैसे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में फ्लोर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 लिख लो, जो चाहे लिख लो, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फ्लैट्स होते हैं, ये जो फ्लोर्स होते हैं बिल्डिंग में, वो उनका एक अपना एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। जनरली तो यही होता है, कोई हिला हुलाया हो तो वो अपना ऐसे बना ले, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सीक्वेंस में ही होंगे, या तो टॉप टू डाउन या डाउन टू टॉप। अब ये जो सीक्वेंस वगैरह चीजें होती है ना, जो मतलब ऑब्जेक्ट सीक्वेंस में होते हैं, उनको भी रिलेट करने के लिए अब बिलो का ही यूज किया करो। अगर ऑब्जेक्ट्स किसी एक सीरीज में है, सीक्वेंस में, तो उनका सीक्वेंस का रिलेशन जो है ना, वो भी अब बिलो के थ्रू ही हो गया। अब मान लो जैसे ये जो स्पीकर है ना, अगर हम ये मान लें कि स्पीकर जो है ये डी फ्लोर पे रहता है, मतलब इसका अपना फ्लोर जो है वो डी है, तो मिस्टर शर्मा या तो इसके ऊपर वाले फ्लोर पे रहते होंगे, नीचे वाले फ्लोर पे रहते होंगे। अब अगर मिस्टर शर्मा रहते हैं सी फ्लोर पे, तो हमें लिखना पड़ेगा बिलो, और ई फ्लोर पे रहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा अबव। तो मिस्टर शर्मा लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो माइन या अबव माइन, अबव लिख दो बिलो लिख दो, दोनों में से कोई भी लिखोगे सही जाएगा। अब ये जो अबव वो बिलो का यूज है ना सीक्वेंस शो करने के लिए, ये जब तुम इंग्लिश के पेपर वगैरह देते होगे तो उनमें जो डायरेक्शंस लिखी होती है उनमें भी लिखा होता है आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो गिवन बिलो का मतलब होता है द फॉलोइंग, और गिवन अबव का मतलब होता है द प्रीसीडिंग। तो जो ऑब्जेक्ट सीक्वेंस में होते हैं उनका सीक्वेंस को रिलेट करने के लिए भी इन्हीं प्रिपरेशन का यूज क्या करो इनका। फिर हमने एक 7th क्वेश्चन लिखा, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, देयर इज अ कैट डैश द टेबल। चल पहलवान ब्लैंक्स फिल करिए। हाँ हाँ, इन्हीं में से, और क्या, इन्हीं में से यूज करो, कौन सा कहाँ किस में आएगा देखो। फर्स्ट में, सेकंड में, हाँ, अंडर के अलावा कोई और प्रिपरेशन इनमें से आ सकती है तो, हाँ, ऑन तो ऑप्शन ही नहीं है, यही 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से बता। ओवर आ सकता है, अंडर तो खैर मैं अपने आप समझ जाऊंगा, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। ओवर मुझे समझाओ एक बार, समझ में नहीं आ पा रहा। ओवर द टेबल अगर लिखूंगा तो क्या रिलेशन होगा और टेबल में और चेयर में, वो कैट में, मैं बताऊं, ये टेबल है और ये कैट है, ये रिलेशन होगा, हो सकता है सर। अर्थ पे तो नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेविटी है, बाकी किसी ग्रह पे हो तो हो भी सकता है, ठीक है, अर्थ पे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग डाउन, ठीक है। अगर ग्रेविटी ना हो तब तो ये भी सही है, लेकिन हमें पता है कि अर्थ हैज ग्रेविटी, अर्थ में ग्रेविटी है, नथिंग रिमेन्स इन द स्पेस, एवरीथिंग कम्स टू द अर्थ। तो चूंकि ये सिचुएशन जो है ना, ये तो वैलिड नहीं होगी, ठीक है, ये तो चलो वैलिड हो सकती है, भाई ये टेबल है, टेबल के नीचे बिल्ली कहीं पे बैठ गई, ठीक है, तो ये गैप पॉसिबल है, ये गैप पॉसिबल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन सही है, ये गलत है। हालांकि अगर कुतर्क करें तो ये सही हो सकता है, मान लो बिल्ली है, उसको धागे से बांध के लटका दिया पंखे में, और कुतर्की करना है तो कर लो, बिल्ली को बांधो रस्सी से और लटका दो हुक में ऊपर, अब लो ओवर लिख दो। ये तो नहीं सोच के तूने बोला था, नहीं, तो पहले वाले में ओवर लिखो, दूसरे में अंडर लिखो। अब देखो टेबल और जो रिवर है ना, दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड, मार्क ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। ब्रिज जो है उससे हमें रिलेट करना है रिवर को, तो रिवर के ऊपर ब्रिज बना होता है, बीच में वर्टिकल गैप होता है, तो उसी गैप के लिए हमने ओवर अंडर लिख दिया, ठीक है। अच्छा कैट जो है हमें पता है ये हवा में रुक नहीं सकती, ठीक है,
ब्रिज को तो खैर इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एयर में ही होता है, बीच में वर्टिकल गैप होता है, तो इसके लिए हमने अंडर लिख दिया। अब यहाँ पे मान लो अगर हम 9th क्वेश्चन लिखें, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। अब देख हीरो, अब ओवर आ सकता है क्या? तो अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, अब ओवर आ जाएगा। अब हमें समझना है कि जब ओवर यहाँ पे आ गया तो फिर वहां पे क्यों नहीं आ गया, वहां भी जाना चाहिए था। अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या, ये जो हमने जंप लिखी है ये वर्ब ऑफ मोशन है, मूवमेंट की वर्ब है। यहाँ पे जो हमने इज लिखी थी वो लिंकिंग वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, वो स्टेट डिस्क्राइब करती है। तो हम ओवर का यूज कर सकते हैं, लेकिन तब जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में हो, मूवमेंट का मतलब मोशन में हो। तो एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना कि जो ओवर अंडर प्रिपरेशन होती है ना, इनका यूज हम तब भी कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मूवमेंट में हो। अबव और बिलो जो प्रिपरेशन होती है ना, वो केवल स्टेट की प्रिपरेशन होती है, वो मोशन नहीं शो करती। मोशन के लिए हमेशा ओवर अंडर, मोशन के लिए हमेशा ओवर अंडर, ठीक है। तो जो इज वर्ब है वो वर्ब ऑफ स्टेट है, और जंप जो वर्ब है वो वर्ब ऑफ मोशन है। वर्ब ऑफ मोशन की वजह से ओवर आ जाएगा, स्टेट नहीं शो कर पाओगे। कैट की स्टेट नहीं हो सकती है ओवर द टेबल, मोशन तो हो सकता है। 10th क्वेश्चन देखो, द लेडी laid a sheet dash the sleeping child। The lady laid a sheet dash the sleeping child। अब देखो इनमें से कौन सी प्रिपरेशन आएगी, अबे कौन सी प्रिपरेशन आएगी इन चारों में से? कट गई बेचारे, अंडर तेरा मुंह अंडर, ओवर। अब इसमें लिखो ओवर। अभी जो हमने ओवर प्रिपरेशन लिखी ना, ये प्रिपरेशन तो सही है, लेकिन अब हमें समझना है कि ये प्रिपरेशन जो हमने ओवर यूज कर दी ना, तो ये प्रिपरेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, और ना ही चाइल्ड और सीट के बीच में कोई वर्टिकल गैप होगा। तो कवर की प्रिपरेशन भी ओवर अंडर ही होती है, मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कवर कर ले, ढक दे, तो भी ओवर अंडर लिखा करो। जो कवर वर्ड होता है वो ओवर से ही बनता है। ओवर का मतलब कंप्लीट होता है। ओवर जो वर्ड होता है ना, ये एडवर्ब भी होता है और प्रिपोजिशन भी होता है। इसका मतलब होता है कंप्लीट। अगर कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को कंप्लीटली ढक दे तो भी ओवर अंडर का यूज क्या करो, फिर बीच में चाहे वर्टिकल गैप हो चाहे वर्टिकल गैप ना हो। तो मान लो कोई बच्चा सो रहा है, हमने उसके ऊपर से चादर डाल दी, उसको ढक दिया, ठीक है, तो फिर ओवर ही लिखना है, बीच में भले वर्टिकल गैप ना हो। एक एग्जांपल से और समझना है इसी बात को। द मैन लेड द की डैश द पिलो। द मैन लेड द पिलो डैश द की। अब हमने लिखा द मैन लेड द की डैश द पिलो, द मैन लेड द पिलो डैश द की। व्हाट कैन हाइड व्हाट? कैन द की हाइड द पिलो? अबे चाबी ढक सकती है पिलो को? तो देहातियों इंग्लिश में नहीं समझ पाते क्या पूछा गया? अनपढ़ से सर। अब देखो हमें पता है कि अगर हम की पिलो के ऊपर रख दें, ठीक है, तो जो की है दैट कांट कवर द पिलो, तो लिखना ऑन। बट इफ वी पुट द पिलो, अगर हम पिलो को ऊपर से रख देंगे तो वो कीज को कवर कर लेगी, ओवर। तो इसमें लिखना ओवर। इसको ऐसे और समझ लेना, मान लो ये कोई टेबल है और हमने इस टेबल के ऊपर कोई बुक रख दी, तो ये ऑन द टेबल है, ही पुट द बुक ऑन द टेबल। लेकिन अगर मान लो हम इस टेबल को ढकने के लिए, ठीक है, कोई डेकोरेशन मतलब पीस या मतलब कोई भी चीज इसके ऊपर डाल दें, कोई टेबल क्लॉथ वगैरह कवर करने के लिए डाल दें, तो अब हमें लिखना पड़ेगा ओवर। क्या कर रहा है भाई, ले हुए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भोपाल?
सीखने का शऊर आ जाएगा ना, तो चीजें अपने आप सीख जाओगे। अब घुंचू ठीक है, वो खत्म है, उसको उसको लेकर बकवास क्यों कर रहे हो? जो चीजें ध्यान देने वाली है उन पर ध्यान देके अपने कुतर्क में खो गए जाके। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, तो अपने समझते जाओ। चोंच लड़ाना जरूरी नहीं होता, समझना जरूरी होता है। और शऊर बड़ी चीज होता है, नॉलेज मतलब शऊर से आती है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अपनी चोंच लड़ा रहे हैं। अब मान लो हमने इस पे एक बुक रखी, तब तो हमने लिखा ऑन, लेकिन अगर हम इतनी ज्यादा बुक्स रख दें टेबल पे कि टेबल ही पूरी कवर हो जाए बुक से, तो भी ओवर। तो इफ समथिंग कवर्स समथिंग एल्स देन यूज ओवर एंड अंडर प्रिपोजिशन। इसको एक और तरीके से समझ लेना। मान लो कोई एक पर्सन है, उस पर्सन के सर में चोट लग गई, ठीक है। अब जितने सर में उसके चोट लग गई ना, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके सर पे बैंडेज कर दिया। अब बैंडेज से क्या होगा, वो जो वुंड था, ठीक है, वो तो कवर हो गया, तो हम कहेंगे ओवर द वुंड। लेकिन पूरा सर कवर नहीं हुआ, सर केवल उतना ही जितने में चोट लगी थी, ठीक है, या थोड़ा और ज्यादा। तो अब हम कहेंगे ऑन द हेड। सर्कुलर मोशन शो करना है तो राउंड द हेड। तो हम कहेंगे दे पुट बैंडेज ऑन द हेड ऑफ द मैन। राउंड भी लिख सकते हो सर्कुलर मोशन के लिए, लेकिन अगर वुंड लिखोगे तो फिर ओवर लिखना पड़ेगा, ओवर द वुंड। क्योंकि जो वुंड है उसको पूरा कवर करना पड़ेगा, अगर खुला छोड़ दिया तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। सो इफ समथिंग कवर्स समथिंग एल्स देन यूज ओवर अंडर, अदरवाइज यूज ऑन। इसी बात को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और एक यहाँ पे प्रिपरेशन लिख दें, द मैन ले डैश द शेड ऑफ द ट्री। अबे मुंह बंद कर लो मूर्खों। बातों के लिए जिंदगी कभी छोटी नहीं पड़ेगी, बहुत जिंदगी मिलेगी, बातें खूब कर लेना, अभी काम कर लो। द मैन ले डैश द शेड ऑफ द ट्री। इसमें हाँ हाँ अंडर आ सकता है, अगर मान लो उस तरीके से रखा जाए जैसे तुम सोच रहे हो। इसकी ब्लैंक फिल कर 13th की। अंडर क्यों, अंडर क्यों लिखा, अब ये भी बता दे जरा एक बार। हाँ, तू शकल से भी धतूरा है और कर्मों से भी धतूरा ही है? बातों में बड़ा रस होता है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था मैन लेट एज द शेड शेड ऑफ द ट्री। अगर शेड ऑफ द ट्री में मान लो कोई पर्सन बैठा, मान लो ऐसे पेड़ हो गया, और कोई पर्सन जाके, जितना नहीं पढ़ने वाला है ना वो सब बातें करता हुआ इधर उधर बिजी मिलेगा, और जो फोकस है ना वो सब पढ़ने वाला है। और उसके कर्मों से पता चल जाता है कि कौन क्या झंडे गाड़ेगा जाके। जैसे ये शेड है, तो शेड इन एरिया और रीजन। अब मान लो कोई पर्सन इसमें अगर आके बैठ गया, तो ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, शेड कवर नहीं कर सकती किसी को। अगर ऐसा हो कि कोई पर्सन जाके शेड में बैठा और दिखाई नहीं पड़ा कहाँ चला गया, तब तो लिख दो ओवर। लेकिन हमें पता है बैठेगा तब भी सोचो दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कहाँ बैठा है। तो इसमें लिखो प्रिपोजिशन इन। अब इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज कर दें और ऐसे लिख दें, द मैन ले डैश द ट्री। अब देखो, अगर हम ट्री से रिलेट करें मैन को, तो ये रहा ट्री, ये रहा मैन, और ये रहा बीच में वर्टिकल गैप। अब लिखना ओवर। ओवर के अंडर, द मैन ले अंडर द ट्री। तो जो शेड होती है वो ना तो कवर कर सकती है पर्सन को, ना पर्सन और उसके बीच में कोई वर्टिकल गैप होगा, मोशन भी है नहीं, ठीक है। तो ओवर अंडर ऑप्शन वहां पे खत्म हो जाएंगे, वहां पे लिखना इन। और शेड जो होती है वो एक रीजन होती है, एक एरिया होती है, ठीक है। उस एरिया में, उस रीजन में कुछ भी है ना, तो उसके लिए प्रिपरेशन इन लिखा करो। अब इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा और चेंज कर दें और ऐसे लिख दें, द मंकी लिव्ड डैश द ट्री। द मंकी लिव्ड डैश द ट्री। अब देखो, मान लो ये ट्री है, इस पे कोई मंकी रहता है या पैरट रहता है या कुछ भी रहता है, तो उसके लिए जो है ना ये रीजन है, मतलब उसका रेजिडेंस है, एरिया है। मतलब हमारे लिए रीजन एरिया नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो उस पे रहता है पेड़ पे, जानवर है या पक्षी है, कोई भी है, तो उसके लिए वो रीजन है, एरिया है। अब आ जाएगा इन, ठीक है। द मंकी लिव्ड इन द ट्री, मैनी बर्ड्स लिव्ड इन द ट्री, द पैरट लिव्ड इन द ट्री, फलाना ढिमकाना। तो उस सिचुएशन में फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रिपोजिशन रट्टा मत मारना, जो समझाया जा रहा है समझ में आया समझते जाना, और नहीं समझ में आएगा तो फिर तुक्के तो मारने ही है, चाहे तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, ये सब डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, कि हम किसको किससे रिलेट कर रहे हैं। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्लेस, पर्सन, टाइम, कब कहाँ कौन। कब कहाँ कौन बदलते रहते हैं, कॉन्टेक्स्ट बदलते रहते हैं, प्रिपरेशन बदलती रहती है, मतलब पूरी लैंग्वेज जो होती है वो ऐसे चलती है, ठीक है। तो अगर हम मंकी से रिलेट करें तो फिर इन आ जाएगा, पर्सन से रिलेट करें तो अंडर या ओवर आ जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
16th क्वेश्चन देखो। 16th क्वेश्चन हमने लिखा वी हैव रिसीव्ड डैश 3000 एप्लीकेशंस। You should not drive dash 80 miles per hour on this road. 18th, the temperature was dash 15 degrees centigrade. The temperature was dash 0 degree centigrade. देखो तो दो तीन क्वेश्चंस। अब देखो इन क्वेश्चंस को ना डिस्कस करने से पहले, सॉल्व करने से पहले एक चीज और समझ लेना कि जो ओवर अंडर होते हैं प्रिपोजिशन, इनका यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमने किसी मैग्नीट्यूड को रेफर करना हो। और जब हम किसी मैग्नीट्यूड के लिए इनका यूज करते हैं तो इनका मतलब मोर देन और लेस देन हो जाता है। अंडर का मतलब लेस हो जाता है और ओवर का मतलब मोर हो जाता है। तो ओवर और अंडर प्रिपोजिशंस का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड को रिलेट करना हो। वहां पर ओवर का मतलब मोर देन और अंडर का मतलब लेस देन हो जाता है। अभी जो 3000 एप्लीकेशन हमने लिखा ना, ये नंबर है, मतलब 3000 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब ये नंबर है, नंबर है, अमाउंट है, वो सारे मैग्नीट्यूड ही होते हैं, ठीक है। ओवर या अंडर, ओवर 3000 एप्लीकेशंस। 80 माइल्स पर आवर जो है ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है, ठीक है। तो यहां भी ओवर या अंडर। तो अगर हमें कभी किसी के अमाउंट, नंबर को या डिग्री को रेफर करना है तो हमेशा ओवर अंडर का यूज किया करो। वहां पे ओवर अंडर मोर और लेस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ओवर बिलो ये नहीं करते। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, द टेम्परेचर वॉज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर वॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लो टेम्परेचर का एक स्केल है, ये 0 डिग्री है और ये हाईएस्ट डिग्री, जितनी चाहे मान लो, हम 100 मान लेते हैं कि 100 हाईएस्ट डिग्री का लेवल टेम्परेचर है। इसके बीच में दुनिया भर की और डिग्रीज हैं, ठीक है। अगर हम इनमें से किसी एक बीच में डिग्री से दूसरी डिग्री को रिलेट करें कि मोर है उससे या कम है उससे, तो हम ओवर अंडर यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्रीज हैं, अगर हम इनसे रिलेट करें तो ये स्टैंडर्ड मानी जाएंगी, क्योंकि जो हाईएस्ट है उससे ज्यादा कुछ नहीं होता और जो लोएस्ट है उससे बिलो कुछ नहीं होता। तो उस सिचुएशन में फिर हम इन्हें स्टैंडर्ड मान लेंगे। स्टैंडर्ड मान लोगे तो अब बिलो आएंगे। अगर किसी ऐसे पॉइंट को रेफर करने लग जाओ बीच में जो स्टैंडर्ड नहीं है, उससे कम या ज्यादा दोनों ही पॉसिबल है, मतलब लेस भी पॉसिबल है, मोर भी पॉसिबल है, तो ओवर अंडर लिख दो। लेकिन इनके साथ में लेस और मोर दोनों पॉसिबल नहीं होते, इसके साथ केवल मोर पॉसिबल है, इसके साथ केवल लेस पॉसिबल है, तो इनके साथ लिखना अब बिलो। अब बाकी में से अगर किसी को पिक कर लोगे, किसी भी पॉइंट को जिससे लेस और मोर हो सकता है, तो ओवर अंडर लिखना। ये जो 15 डिग्री हमने लिखा है ना, इसके साथ तो ओवर और अंडर पॉसिबल है, ओवर भी अंडर भी। लेकिन इसके साथ केवल अब भी यूज हो सकता है, बिलो का ऑप्शन ही नहीं है। तो जो हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट होते हैं किसी स्केल के, अगर हमें उन पॉइंट से रिलेट करना हो तो फिर हमेशा अब बिलो लिखना, भले वो मैग्नीट्यूड हो, नंबर हो, कुछ भी हो। अगर वो पॉइंट हाईएस्ट है और मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ना हो तो ओवर अंडर भी सही होते हैं। ओवर अंडर भी सही होने का मतलब समझ लेना, अब बिलो भी सही हो सकते हैं 18th में, द टेम्परेचर वॉज अब या बिलो। लेकिन हम ओवर अंडर का भी यूज कर सकते हैं। ओवर अंडर जब होते हैं हम यूज कर, अब देखो यहाँ पे हम अब बिलो भी लिख सकते हैं, ओवर अंडर भी लिख सकते हैं। अगर हम मान लो अब ओवर बिलो लिख ही दें, द टेम्परेचर वॉज डैश 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम यहाँ पे लिखते हैं अबव और बिलो।
तो अगर हम अब और बिलो लिख देंगे तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि ये जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है ना, ये मार्क ऑफ स्टैंडर्ड है। मान लो कोई प्रोसेस है, उसको इतनी डिग्री पे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, तो फिर ये मार्क ऑफ स्टैंडर्ड मान लिया जाएगा। या हमने किसी रूम का टेम्परेचर 15 डिग्री सेट करना, मतलब चाहा है कि भाई इसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना, तो अगर हम मार्क ऑफ स्टैंडर्ड मान ले तो अब बिलो, अगर मार्क ऑफ स्टैंडर्ड ना मान लो तो ओवर अंडर। अब जब हम ये ओवर अंडर यूज करेंगे ना, तो ये मोर और लेस तो एक्सप्रेस करेंगे, उसके अलावा ये शो करते हैं हमारा डिसअप्रूवल। मतलब ओवर अंडर को जब हम यूज करते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे डिसअप्रूवल को भी एक्सप्रेस करते हैं। इंग्लिश में काफी ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने लिखा ओवर एज और अंडर एज। तो यहाँ पे जब हम ओवर एज या अंडर एज लिखते हैं तो इसका मतलब होता है मोर देन नॉर्मल या लेस देन नॉर्मल। अगर जो एज एक नॉर्मल है, जो होनी चाहिए, ठीक है, डिजायर्ड है, उस डिजायर्ड से ज्यादा तो ओवर एज, उस डिजायर्ड से कम तो अंडर एज। तो ओवर अंडर को हम तब भी यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू रेफर टू अनडिजायरेबिलिटी, समथिंग विच इज नॉट डिजायरेबल, इट इज ईदर मोर देन डिजायरेबल और लेस देन डिजायरेबल। जैसे हमने यहां पे लिखा ओवर स्मार्ट, ओवरवेट, ओवर स्टेटेड, ओवर वैल्यूड, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट, वगैरह वगैरह। तो ये सब ये शो कर रहे हैं कि समथिंग हैज गॉन टू द अनडिजायरेबल लिमिट, कि मतलब कोई चीज जो डिजायरेबल से ज्यादा हो गई। अच्छा, जैसे हमने लिखा अंडर नरिस्ड, अंडर नरिस्ड का मतलब बिलो, जितना नरिस्ड होना चाहिए उससे कम रह गया। या हमने लिख दिया अंडर डेवलप्ड, मतलब डेवलप्ड जितना होना चाहिए उससे बिलो। या हमने लिख दिया अंडर प्रिविलेज्ड, या हमने लिख दिया अंडर अचीवर। तो हम ओवर और अंडर का यूज करते हैं अनडिजायरेबिलिटी शो करने के लिए। अनडिजायरेबिलिटी का मतलब कि कोई चीज जो है, या उसकी डिग्री है, या उसका मैग्नीट्यूड जो है, वो डिजायरेबल से कम या ज्यादा है। डिजायरेबल से कम है तो अंडर, डिजायरेबल से ज्यादा है तो ओवर। तो कुल मिला के फिर से एक बार समझा देता हूँ। अब बिलो प्रिपरेशन का यूज क्या करो तब, जब हमें किसी मार्क ऑफ स्टैंडर्ड से रिलेट करना हो किसी दूसरे नाउन को, ठीक है। अगर वो बियॉन्ड हो गया मार्क ऑफ स्टैंडर्ड के तो अब लिखना, विद इन रह गया तो बिलो लिखना। इसके अलावा अब बिलो का यूज तब भी क्या करो जब हमें किन्हीं दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रेफर करना हो जो किसी सीरीज में, सीक्वेंस में, ठीक है। ओवर अंडर का यूज क्या करो उन ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करने के लिए जिनके बीच में कोई वर्टिकल गैप एग्जिस्ट करता है, या फिर उन ऑब्जेक्ट्स को जो मोशन में है, या फिर उन सिचुएशंस में जहां पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर कर ले। और बाकी ध्यान रखना, ओवर का मतलब कंप्लीट होता है। इसके अलावा ओवर अंडर का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें किसी चीज के मैग्नीट्यूड को रेफर करना होता है। मैग्नीट्यूड चाहे नंबर में हो, चाहे अमाउंट में हो, चाहे वैल्यू में हो, चाहे डिग्री में हो, चाहे किसी में हो। और उसके अलावा ओवर अंडर का यूज हम अनडिजायरेबिलिटी शो करने के लिए करते हैं। अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड जो है, या डिग्री है, या उसकी वैल्यू है, वो अनडिजायरेबल लेवल तक चली गई तो ओवर अंडर। अनडिजायरेबिलिटी का मतलब जो भी डिजायरेबिलिटी का लेवल है उससे कम है या ज्यादा है। अनडिजायरेबल का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, कम या ज्यादा। चलो बाकी अपना मेहनत करते रहो। आज के लिए बाय, अब कल मिलते हैं। सैटरडे क्लास होगी, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, तो अपना शेड्यूल इस तरीके का बनाना।